पॉलिटिकल साइंस के वो हैं, स्कॉलर हैं। और सर के इतना 15 पेज का एकेडमिक प्रोफाइल है, जिसमें सर ने नेशनल इंटरनेशनल लेवल के कॉन्फ्रेंसेज, सेंट्रल गवर्नमेंट के असाइनमेंट्स, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में व्याख्यान, इस तरीके से सर का बहुत बड़ा एक अकादमिक रिच प्रोफाइल है। मैं सारी चीजों को ना बताकर, क्योंकि सर जब लेक्चर देंगे तो आप खुद ही आपको परिचय मिल जाएगा कि सर क्या हैं। मैं राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा की ओर से आदरणीय डॉक्टर नेमीचंद जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि वो हमारे छोटे से निवेदन पर उन्होंने हमारा ये आमंत्रण स्वीकार कर लिया। मैं सर एक बस विद्यार्थियों की तरफ से एक निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्र है, इसीलिए अगर आप कोशिश करिएगा कि इंग्लिश में भी बोलेंगे तो चलेगा सर। मतलब बच्चे जो हैं कंफर्टेबल रहते हैं हिंदी में, तो अगर आप कोशिश करेंगे तो सर मेरा बड़ा सौभाग्य होगा। और मैं चाहता हूं सर कि आप बेफिक्र रहिए इस बारे में, जी निश्चित रूप से दोनों भाषाओं का उचित समायोजन किया जाएगा। चलिए सर, ठीक है। तो मैं पूरी आदर के साथ आदरणीय डॉक्टर निमीचंद जी को अब ये मंच सौंपता हूं, और मैं शोधार्थियों से अपेक्षा करूंगा कि सर जो है अपनी बात को कहकर 10-20 पर आप लोगों को आमंत्रित करेंगे प्रश्नों के लिए। तब तक आप अपने प्रश्न नोट कीजिए, बीच में कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा और किसी तरीके की क्वेरीज और हैंड रेज नहीं करेगा। जैसे ही सर का लेक्चर खत्म होता है देन फिर हम क्वेरीज लेंगे। आदरणीय डॉक्टर निमीचंद साहब। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजेंद्र जी। और जो राजा शंकर साहब विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा, जब आपकी परिचर्चा चल रही थी, बात चल रही थी, तो मैं सुन रहा था कि 160 से ज्यादा जो स्कॉलर्स हैं वो जुड़ चुके हैं। तो और ये बड़ा जो अंतर विषयिक शोध का जो टॉपिक आपने चूज किया, वो यहाँ बहुत ही सारगर्भित होता है कि एक तरफ हम रिसर्च मेथोडोलॉजी का कोर्स करवा रहे हैं, दूसरे साथ दूसरे टेक्नोलॉजी के माध्यम से इतनी दूर बैठे हम साथ ले रहे हैं। तो यही तो एक अंतर विषयिक है कि एक टेक्नोलॉजी है, दूसरी तरफ आप शोध करना चाह रहे हैं। इस तरह के कंटेम्प्रेरी टाइम में, जो समकालीन समय के अंदर जो हमारी शोध है, वो ज्यादा व्यवहारिक तभी हो जाती है जब हम उसके विभिन्न आयामों को, चाहे वो आर्थिक हो, राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे किसी भी तरह का भौगोलिक हो, उन सबको समाहित करके चलते हैं, तब समस्याओं का समाधान होता है। और सर, इस समय जो शोध है और जो हमारी लोक नीतियां बन रही हैं, पब्लिक पॉलिसी जिसको हम कहते हैं, वो अंतर विषयी की है, लोक नीति अंतर विषयी की है। तो ये शोधार्थियों के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपने इस तरह का आयोजन और इस टॉपिक को रखा, क्योंकि आने वाले समय में जो शोध होगी वो इन्हीं को ध्यान में रख के की जाएगी। और आपने यूजीसी का और आईसीएसआर का भी देखा होगा कि आजकल जितने भी रिसर्च प्रोजेक्ट हैं वो इंटरडिसिप्लिनरी चल रहे हैं, अंतर विषयिक है। तो उस हिसाब से हम हमारे शोधार्थियों को अगर डिजाइन करते हैं, उस तरह से सोचने के लिए कहते हैं, तो वो एक टीम में काम करेंगे, कोलैबोरेट होके, तो वो अच्छा परिणाम जो शोध है हमारी समस्याओं का, बेसिकली शोध के 2-3 आयाम हैं जिनके अंदर हम ज्यादातर तो हमारी समस्याओं के समाधान के लिए नीतियों के निर्माण में इनका उपयोग किया जाए। तो इसलिए बहुआयामी जो समाधान है, बहुआयामी विचार है, उनको एक साथ संकलित करके आगे बढ़े, यही एक अंतर विषयिक सोच है। तो मेरी पीपीटी इंग्लिश में है, पर मैं आपको हिंदी के अंदर उदाहरणों के माध्यम से इस चीज को बताने का पूरा प्रयास करूंगा। और जहां भी लास्ट में आपको लगे कि कहीं भी आपको कोई शंका या कुछ पूछना है और आपकी कोई क्वेरी रहती है, कोई जिज्ञासा रहती है, तो आप सादर आमंत्रित होंगे। पर पहले आप इस चीज को कॉन्सेप्चुअली, जो अवधारणाएं हैं अंतर विषय की, वो समझ लीजिएगा। तो मैं मेरी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करता हूं आपके सामने। मैं प्रेजेंटेशन दिख रहा है आपको? अभी तो नहीं दिख रहा है सर। अच्छा, सर या तो मुझे भेज दें तो मैं इसको यहाँ से शेयर कर दूं, जैसा आप चाहें, नहीं तो या आप वहां से शेयर कर दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैं वहीं से लगा हुआ हूँ। जी सर। दिखा सर कुछ? नहीं सर। अभी चलो।
अब दिखा आपको? सर अभी तक तो नहीं दिख रहा है। करता हूँ मैं सर, आपको भी शेयर करता हूँ। हाँ मुझे शेयर कर दीजिए तो मैं यहाँ से उसको वो कर लेता हूँ सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मेरे मेल पे करेंगे सर या मेरे व्हाट्सएप पे कर रहे नहीं, हैं? मैं सर कोशिश तो ये करता हूँ कि आपसे यहीं हो से जाए। कर लूं। ठीक है हाँ सर, ठीक है सर। निशा मैम, जी सर। सर को क्यों दिक्कत आ रही होगी? सर देखती हूँ मैं, एक मिनट। ये मोनी को शेयर क्यों कर दे? देख, कोई नहीं तो कर। सर जो गूगल मीट पे आपका आना एक अप वाला आइकॉन बना होगा, सर ये डॉक्टर निशा जैन हाँ हमारी जी, हाँ IT जी, की, हाँ जी। ये उसमें गूगल सर मीट के आना ऊपर नीचे एक अप वाला आइकॉन बना हुआ है, उसको क्लिक कीजिए ना सर। और फिर उसके बाद सर आप एंटायर स्क्रीन को करिएगा जो कि आपने रिप्रेजेंटेशन के रूप में ली होगी, और फिर नीचे आइएगा एंटायर स्क्रीन पर, वो आना एक विंडो दिखेगा, तो उसको सेलेक्ट करेंगे तब शेयर ऑप्शन आपका एक्टिवेट होएगा। नहीं, ये जो प्रेजेंट नाउ के अंदर करके, जी अब इसके अंदर प्रेजेंट नाउ को एंटायर इसको स्क्रीन। एंटायर स्क्रीन को कीजिए सर। जी हाँ जी, अब नीचे स्क्रीन आई होगी सर आपके पास, फिर एंटायर स्क्रीन में हाँ। उसको सेलेक्ट करिए आप। सेलेक्ट करके उसको क्लिक करना होगा शायद। हो रहा है मैम शेयर? जी हाँ बिल्कुल पूरा सर, बिल्कुल। होने लगा। अब सर प्रेजेंट जी, जी हाँ, होने हो लगा। गया। हाँ हो जी, गया सर सर। इसको फुल स्क्रीन कर लीजिएगा आप। स्क्रीन कर लीजिए सर चाहे आप तो। नीचे से ये एक बना हुआ दिख रहा है, इसको फुल स्क्रीन कर लीजिए सर। शो प्रेजेंटेशन पे चले जाइएगा सर। नीचे एक सर ये कप जैसा बना हुआ है, शो प्रेजेंटेशन। इधर ऊपर सर, ऊपर ये इसके बाजू में सर, उसके बाजू में ही सर। अच्छा। हाँ इधर से भी कर सकते हैं सर। ना इधर से नहीं सर, इधर से नहीं, ये इधर इधर नीचे आइए ना सर। स्टॉप शेयरिंग की जगह इधर नीचे कुछ लिखा अच्छा, है। स्टॉप शेयरिंग कीजिए। हाँ जी, नहीं हाँ, इसके और बाजू में आइए सर, नोट्स लिखा है, नोट्स के हाँ नोट्स, यस यस। और बाजू में आइए सर, और बाजू में आइए, हाँ जी, और बाजू में, और बाजू में, और तीसरा, और इसके बाजू में सर, इसके बाजू में, जी बिल्कुल। इसके बाजू में सर, इसके बाजू में सर, ये वाला सर स्लाइड आगे शो। स्लाइड शो। जी जी सर, यस, ये हो गया सर। जी हो गया। आगे। थैंक यू, जी थैंक यू, सो नाइस। तो ये अंतर विषय का अनुसंधान है सर। इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि एक पिक्चर आपके सामने रखी है, ये सब अंधे लोग हैं और एक हाथी इनके पास है। किसी ने इसको सूंड पकड़ रखा है, किसी ने इसका दांत पकड़ रखा है, किसी ने पूंछ पकड़ रखी है, किसी ने बीच का शरीर पकड़ रखा है, और किसी ने पैर पकड़ रखा है, किसी ने कान पकड़ रखा है। और इन सब से पूछा जा रहा है कि आपने हाथी को पकड़ रखा है, तो हाथी के बारे में सब कुछ लोग बोलेंगे कि ये लंबा है, कुछ बोलेंगे कि ये बड़ा तीखा और हार्ड है, कुछ कहे कि बड़ा विशाल है। तो जिसने जो पकड़ रखा है वो चीज बताएंगे। तो अगर इनको व्यक्तिगत तौर के ऊपर हम पूछें कि हाथी कैसा है, ये लोग अंधे हैं, तो इनको लगेगा, कोई तो कहेगा लंबा है। कुछ यही हाल अगर हम एकाकी होके अगर रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, तो एक जो होलिस्टिक पर्सपेक्टिव है वो हमारे समझ में नहीं आ पाता। और शुरुआती शोध के अंदर यही हुआ कि उसका विभिन्न पक्ष है वो नहीं समझ पाए और एक एकल विषयी शोधों पे जोर दिया, जिसके कारण हमारी जो शोध है वो अधूरी मानी गई और उसके वांछित जो परिणाम और रिजल्ट और जो मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पाए। तो समय के साथ जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ तो इस चीज को आगे बढ़ाया गया, और जो जितने भी अलग अलग विचार, सोच, आइडिया थे, उनको एक साथ कोलैबोरेट करके
उनको एक टीम के रूप में ऑर्गेनाइज करके शोध करने का प्रयास किया गया। और बाद में स्थिति यह आई कि इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए मैं ये कहूंगा कि आप इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि जब हम शुरू के अंदर आइसोलेशन के अंदर बड़ा ही सिंपल तरीके से डिसिप्लिनरी रिसर्च करते थे, पॉलिटिकल साइंस का अलग है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अलग है, बायोलॉजी का अलग है, अलग अलग करते थे, पर इसको डिसिप्लिनरी और ये बड़ा सिंपल सा होता था। बाद में थोड़ा मल्टी डिसिप्लिनरी करने की बात कहे। यहाँ पे मैं आपको जितने भी डिसिप्लिनरी, मल्टी डिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी और ट्रांसडिसिप्लिनरी चीजों को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाने के बाद में वहां पे पहुंचूंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगी ये चीज। तो शुरुआती दौर के अंदर हम कहें कि हमारी रिसर्च क्या होती थी, एकल विषयी होती थी, एक डिसिप्लिन की तरह परी ओरिएंटेड होती थी और उसी के अंदर हम शोध करते थे। बाद में थोड़ा सा और डेवलपमेंट हुआ तो मल्टी डिसिप्लिनरी की आएगी और सब्जेक्ट को भी जो सिमिलर से थे उनको थोड़ा थोड़ा हम साथ लेने लगे और उस तरफ आगे बढ़ने लगे। बाद में आया कि इनके बॉर्डर्स आपस में क्रॉस करते हैं, ये सोच आई, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सा हुआ और ये आई जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जिसको हम कहें अंतर विषय की, एक दूसरे के बॉर्डर को क्रॉस कर रहे हैं। आपने तीसरे लेवल पे फिगर में देखा होगा कि ये आपस में एक दूसरे के एरिया में घुस रहे हैं, पहले ये अलग अलग थे। और फिर ट्रांस डिसिप्लिनरी थी कि सभी डिसिप्लिन्स को क्रॉस करते हुए पूरा बहुत ही कॉम्प्लेक्स है एक, ये जो आने वाली शोध होंगी वो ट्रांस डिसिप्लिनरी होंगी। तो ये रिसर्च अप्रोच है और ये डिफिकल्टी का लेवल है, सिंपल से शुरू होती है, कॉम्प्लिकेटेड है, देन कॉम्प्लेक्स बनती है। तो डिसिप्लिनरी है वो सिंपल है, मल्टी डिसिप्लिनरी को थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इंटरडिसिप्लिनरी इन दोनों के बीच की स्थिति है और जो कॉम्प्लेक्स वाली है वो इंटरडिसिप्लिनरी है। तो ये चीज इस फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश की कि ये कॉन्सेप्ट अगर आप डिसिप्लिनरी, मल्टी डिसिप्लिनरी और ट्रांस डिसिप्लिनरी समझ पाओगे तो इंटरडिसिप्लिनरी को ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। तो इंटरडिसिप्लिनरी जो है, अंतर विषय की जो शोध है, इसके अंदर नॉलेज और मेथड्स होते हैं जो दूसरे डिसिप्लिन्स के, उनको प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आपस में उनको कहना चाहिए कि कंबाइंड किया जाता है कि उनका भी हम फायदा हो सके, जिससे कि हमारी बहुत ही डीपर नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग इस बारे में हो सके। और इसके अंदर क्या करना पड़ता है, इट कोलैबोरेट्स, it involves collaboration, synthesis of different perspectives and the development of new framework और solutions। इसके अंदर कोलैबोरेट करना पड़ता है, एक टीम बनानी पड़ती है, अकेले से काम नहीं चलता, और एक फ्रेमवर्क डेवलप करना पड़ता है और क्या प्रॉब्लम है उसको ध्यान में रख के चलना पड़ता है। अब बात आती है कि ये बेसिकली है क्या, कि व्हाट इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, इसके अंदर क्या चीजें हैं, कैसे। तो अकॉर्डिंग टू मार्लिन स्टेम्बर देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ ट्रांजिशन। ये ट्रांजिशन है, एक लेवल से दूसरे लेवल तक जाने वाली स्थिति है। तो सबसे पहले ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच में क्या है, वर्किंग इंट्राडिसिप्लिनरी अप्रोच के अंदर वर्किंग विद ए सिंगल डिसिप्लिन, एक ही विषय के साथ काम करते हैं। दूसरी मल्टी डिसिप्लिनरी में पीपल फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन्स वर्किंग टुगेदर, ईच ड्रॉइंग ऑन देयर डिसिप्लिनरी नॉलेज। हर व्यक्ति आता है अपने विषय का ज्ञान ले लेके और वो फिर बात करता है। फिर क्रॉस डिसिप्लिनरी, व्यूइंग वन डिसिप्लिन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अनदर, एक डिसिप्लिन का नॉलेज है वो अपने पर्सपेक्टिव से उसको देखता है। और इंटरडिसिप्लिनरी है, उसके अंदर इंटीग्रेटिंग नॉलेज एंड मेथड फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन्स यूजिंग ए रियल सिंथेसिस ऑफ अप्रोच। अलग अलग विषय हैं, अलग अलग विषयों के ज्ञान तरीके, उनको एक साथ इकट्ठा करके सिंथेसाइज किया जाता है, ये अप्रोच है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। और ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच में क्रिएटिंग ए यूनिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क बियॉन्ड द डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव। बाउंडलेस, कोई बाउंड्री नहीं, कोई सीमा नहीं, फुल इंटीग्रेशन है, ये चीज इसके अंदर आती है। तो ये एक, इन कॉन्सेप्ट को अगर हम समझ पाते हैं तो हम इंटरडिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जैसा मैंने नीचे भी आपको एक फिगर के माध्यम से समझाया कि पहले इंट्राडिसिप्लिनरी में एक डिसिप्लिन है, मल्टी में कई है, पर बाद में जब अगर हम जाते हैं क्रॉस डिसिप्लिनरी है, वो आपस में जुड़े हुए हैं पर एरिया क्रॉस नहीं करते। पर इंटरडिसिप्लिनरी में
एक विषय दूसरे के क्षेत्र में घुस जाता है। कहने का मतलब कि कॉमन टेक्निक्स है, कॉमन मेथड्स है, उनको कॉमन नॉलेज बना के एक सिंथेसाइज फॉर्म के अंदर चीज को प्रेजेंट किया जाता है, और ट्रांसडिसिप्लिनरी में जो बॉर्डर्स है इनके आपस में डिसिप्लिन्स के, वो खत्म हो जाते हैं, सब कुछ एक ही हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट को, इन तरह के जो ट्रांजिशन है एक लेवल से दूसरे लेवल तक जाते हैं, इसको समझने के बाद ही हम चीजों को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो अंतर विषयक शोध है, इसको हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि integration of knowledge, technique and perspective from different discipline to address a specific research question or a problem। कहने का मतलब यह है कि दूसरे विषयों का ज्ञान, तकनीक और दृष्टिकोण, इन सब को हम साथ लेके कोई एक समस्या है, जैसे मान लीजिए मैं ये कहूं कि पॉवर्टी, गरीबी एक समस्या है हमारे लिए। अब गरीबी एक सामाजिक समस्या भी है, एक राजनीतिक समस्या भी है, एक कहना चाहिए प्रशासनिक समस्या भी है, एक सामाजिक समस्या भी है। तो इसको कैसे दूर किया जाए, तो अलग अलग डिसिप्लिन का अलग अलग पर्सपेक्टिव लेके चलने वाली बात है। राजनीतिक नीतियां बनाते हैं, प्रशासक उसको लागू करते हैं, कैसे ट्रांसपेरेंसी ली जाए, तो इनका एक होलिस्टिक व्यू है, वो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के अंदर आता है। और कहने का मतलब है कि इसका एक बड़ा कि ये सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दैट कैन नॉट बी एडिक्वेटली एड्रेस्ड बाय ए सिंगल डिसिप्लिन। एक डिसिप्लिन उसको सॉल्व नहीं कर सकती, और उस एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को ये इंटरडिसिप्लिनरी है, अंतर विषयक जो अंतर शोध है वो इसको सोल्व कर सकता है, और ये लीड टू मोर कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग। बहुत वृहद समझ इसके अंदर है, नए इनोवेटिव सॉल्यूशन मिलते हैं, और नया ज्ञान भी जनरेट होता है, नया ज्ञान भी प्राप्त होता है। तो इसको अंतर विषयी जो शोध है, अगर हम इसको समझें तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है टीम ऑफ रिसर्चर्स। क्योंकि हर अलग अलग विषय से लोग आएंगे तो वो टीम होनी चाहिए, और उनकी जो यूनिक एक्सपर्टीज है अपने अपने विषय में, और उस समस्या के लिए जो एक्सपर्टीज है, विशेष ज्ञान है, उसको साथ करने की जरूरत होती है टीम के अंदर। और आजकल आप मेडिकल फील्ड में भी देख लीजिए, अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो एक टीम के रूप में काम करते हैं। तो जैसे जैसे समाज के अंदर ये समस्याएं आई, तो देखा कि एक जो विषय है उस समस्या का समाधान करने में सक्षम नहीं है, तब ये दृष्टिकोण हमारे सामने आया। तो जैसे मैं ये कहूं कि सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है, इसके बड़े स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले क्लियर एंड वेल डिफाइंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज एसेंशियल फॉर गाइडिंग द रिसर्च। पहले समस्या क्या है उसको समझें, फिर सेलेक्टिंग कोलैबोरेटर्स, इस समस्या के समाधान के लिए कौन कौन लोग हमारे साथ कोलैबोरेट करेंगे, सहायक हो सकते हैं, वो चीज देखना। फिर चूजिंग इंडिविजुअल विथ रिलेवेंट एक्सपर्टीज एंड ए विलिंगनेस टू कोलैबोरेट इन क्रूशियल। ये देखिए, शोध के अंदर कोई जबरदस्ती वाला काम नहीं है इसमें, कि इस फील्ड के अंदर ये एक्सपर्ट है और उसकी विलिंगनेस लेके उसको टीम में शामिल किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, सब लोगों को साथ लेके चलना के लिए स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहिए। एकेडमिक फील्ड के अंदर एकेडमिशियंस को एक साथ लेके चलना ये तभी संभव हो पाता है जब स्ट्रॉन्ग लीडरशिप हो, उसके विचार, उसकी सोच, उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करे। तो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप का होना बहुत जरूरी है। इफेक्टिव टीम मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन आर द की टू सक्सेस ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च। मैनेजमेंट अच्छा हो, कम्युनिकेशन हो, क्लैरिटी ऑफ द ऑब्जेक्टिव हो, और डिफाइन स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड ऑब्जेक्टिव हेल्प्स द गाइड द रिसर्च। एक बात है कि आजकल सब लोग चाहे कहीं पे भी देख लो, चीजों को क्वांटिटेटिव वे में देखते हैं, क्वालिटेटिव वे के अंदर भी उसको क्वांटिटिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और मेजर करते हैं। तो बाकायदा पहले से आपका जो रिसर्च प्लान होगा इंटरडिसिप्लिनरी का, उसके अंदर वो मेजरेबल होना चाहिए, और ऐसा भी होना चाहिए अचीवेबल हो। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे टारगेट डिसाइड कर लेते हैं, ऐसे चीजें कर लेते हैं जो अचीव होना बड़ा पॉसिबल, और कंटेम्परेरी हो, रिलेवेंट हो, टाइम बाउंड हो। कहने का मतलब बड़ा स्मार्ट
है ना, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड ऑब्जेक्टिव, तो इस बड़ी अच्छे से होगी। शेयरिंग एंड कम्युनिकेशन, आपस में अपने आइडिया शेयर करें, कम्युनिकेट करें। ओपन एंड ट्रांसपेरेंट अमॉन्ग द टीम मेंबर्स इज एसेंशियल फॉर फॉस्टरिंग कोलैबोरेशन एंड एक्सचेंजिंग आइडियाज। फ्लेक्सिबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी इस रिसर्च की खास बात है कि अगर कहीं पे लगे कि डेविएशन हो रहा है रिसर्च, तो वो विद द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार थोड़ा बदलाव और उसके साथ उसको अडाप्ट, अनुकूलित किया जाए, तो उसके परिणाम है वो और अच्छे आ सकते हैं। और फ्लेक्सिबिलिटी टू अडाप्ट टू ए इवॉल्विंग रिसर्च नीड्स एंड अनफोर्सीन चैलेंजेस। वो क्या है कि कई बार हम रिसर्च कर रहे होते हैं और ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि वो हमें प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, तो उन स्थिति के अंदर अगर अडेप्टेबिलिटी होगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, तो रिसर्च उसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर पाएंगे। देन डेडिकेशन एंड कमिटमेंट, ये तो सभी रिसर्च के अंदर है कि जो हाफ हार्टेडली प्रयास न करें, बड़े डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ इस टीम के अंदर शामिल हो। और रिसर्चर्स नीड टू बी डेडिकेटेड टू कोलैबोरेटिव प्रोसेस एंड कम्युनिकेटेड टू अचीविंग द रिसर्च गोल्स। कोलैबोरेटिव प्रोसेस को पूरी तरह उनको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हमें किस समय क्या क्या करना है। तो इतना जो इसकी चीजें समझी, तो हमारे सामने एक चीज ये आई कि जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है इन्वॉल्व्स कंबाइनिंग नॉलेज, मेथड एंड पर्सपेक्टिव फ्रॉम मल्टीडिसिप्लिन टू एड्रेस कॉम्प्लेक्स रिसर्च क्वेश्चन और प्रॉब्लम। ये कॉन्सेप्ट क्लियरिटी साइड मुझे लगता है आप सब लोगों को हो गई होगी कि इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च है क्या। और इट इनकरेज कोलैबोरेशन बिटवीन एक्सपर्ट्स फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स टू गेन ए मोर कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्पेसिफिक टॉपिक। ये जो जिस्ट है इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च का कॉन्सेप्चुअली, जो मैं आपको बताना चाहता था। फिर कुछ एग्जाम्पल है, उनसे हम समझें तो बड़ा अच्छा होगा कि ये अंडरस्टैंडिंग और होगी। जैसे इन्वायरमेंटल साइंस है आपके इस ग्रुप के अंदर, ज्योग्राफी के, पॉलिटिकल साइंस के, तो अब इन्वायरमेंट एक पर्टिकुलर कोई डिसिप्लिन तो रहा नहीं है, हर का रोल है इसके अंदर, सामाजिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी, और जो बायोलॉजिकल जो रिसर्चर्स है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसकी जितनी भी रिसर्च होगी वो इंटरडिसिप्लिनरी होगी, तभी सोसाइटी के लिए काम दे सकती है। कंबाइनिंग इकोलॉजिकल स्टडीज विद एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी टू एड्रेस इश्यू लाइक क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जितनी भी रिसर्च होगी वो इंटरडिसिप्लिनरी होगी। मेडिसिन में देख लीजिए आप, मेडिसिन के अंदर रेडियो मेडिसिन है, उसके अंदर बाकायदा फिजिक्स भी काम आएगी, बायोलॉजिकल साइंस भी काम आएगी, यूरेनियम भी काम आएगा। तो ये कहने का मतलब ये है कि साइंस के अंदर भी इंटरडिसिप्लिनरी है, सोशल साइंसेस की बात नहीं है। यूटिलाइजिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग एंड केमिस्ट्री टू डेवलप ए न्यू डायग्नोस्टिक टूल्स एंड ट्रीटमेंट फॉर द डिजीज। जैसे कैंसर है, कैंसर के अंदर अगर रेडियोथेरेपी है तो उसके अंदर बहुत सारी केमिस्ट्री भी चलेगी, फिजिक्स भी चलेगी। सोशल साइंसेस में भी यही हाल है, इंटीग्रेटिंग सोशल एंड साइकोलॉजिकल इकोनॉमिक टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स सोशल प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। तो कहने का मतलब ये कि हमारी पॉवर्टी है, चाहे कुछ करप्शन की प्रॉब्लम है, ये हमने कोविड में देखा ही था कि कोविड के अंदर एक बीमारी थी पर साइकोलॉजिकली भी लोग बहुत परेशान थे, जिसकी वजह से भी काफी डिस्ट्रप्शन हुआ। तो कहने का मतलब है इस तरह के जो सोशल साइंसेस और साइंसेस, इनका भी कोलैबोरेशन हो जाता है। तो ये अलग अलग विषय की जो चीजें हैं उनको एक साथ लाना और उसको बेस बना के अगर रिसर्च करते हैं कोलैबोरेशन में, ये इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च की ओर हमें लेके जाता है। तो इन फील्ड ऑफ एजुकेशन देखें, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च कैन एक्सप्लोर वेरियस एस्पेक्ट रिलेटेड टू टीचिंग, लर्निंग एंड एजुकेशनल सिस्टम। तो इसके अंदर देख लिया टेक्नोलॉजी इनहांस्ड लर्निंग, अब स्वयं पोर्टल है, मैं आपसे क्लास ले रहा हूं इसके ऊपर, ये इसी का तो एग्जांपल है। इन्वेस्टिगेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी इनटू क्लासरूम एनवायरनमेंट, कंबाइनिंग एक्सपर्टीज फ्रॉम द एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड साइकोलॉजी। इंक्लूसिव एजुकेशन, exploring strategy to promote inclusive and support students with diverse learning needs involving expert
एक्सपर्ट्स फ्रॉम द एजुकेशन, साइकोलॉजी एंड स्पेशल एजुकेशन। आपने देखा कोविड के दौरान एक समस्या आई, लोगों तक एजुकेशन की रीच करने के लिए इस टेक्नोलॉजी का सहारा लिया और बहुत सारे लोगों को जोड़ा। आज बहुत ही जो कहना चाहिए समृद्ध लोग हैं, उनके लेक्चर्स रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं, यूजीसी स्वयं पोर्टल के द्वारा एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है। तो इस तरह के जो इंक्लूसिव एजुकेशन, ये तभी तो हो पाया कि इस तरह से रिसर्च कर पाए कि हम ऐसे भी लोगों तक एजुकेशन पहुंचा सकते हैं। सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, एग्जामिनिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल एंड इमोशनल फैक्टर्स on the student learning and well-being, combining knowledge from education, psychology and sociology. Language acquisition, studying the process of languages learning in young children, involving experts from the education, linguistic and cognitive science. अब देखो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर आया कि मदर टंग के अंदर पढ़ाया जाएगा 5th तक के बच्चे को। इसके पीछे भी एक रिसर्च यही थी कि अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, अंडरस्टैंडिंग रिसर्च के माध्यम से आई। फिर एजुकेशनल पॉलिसी एनालिसिस, एनालाइजिंग द इम्प्लीमेंटेशन एंड इफेक्ट ऑफ एजुकेशनल पॉलिसीज, कंबाइनिंग एक्सपर्ट्स फ्रॉम द एजुकेशन, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। STEAM education, investigating effective teaching method in science, technology, engineering, mathematics education, involving experts from the education, engineering and physics. Global education, exploring the impact of globalization on education system and culture exchange, combining knowledge from education. इसके अंदर एंथ्रोपोलॉजी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस काम आते हैं। असेसमेंट एंड इवेल्युएशन के अंदर क्या है? डेवलपिंग इनोवेटिव अप्रोच टू असेस स्टूडेंट लर्निंग, इवेल्युएटिंग एजुकेशनल प्रोग्राम, इन्वॉल्विंग एक्सपर्ट्स फ्रॉम एजुकेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड मेजरमेंट्स। तो इस तरह के ये एग्जाम्पल है जो फील्ड है जिसके अंदर इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच ही होती है, और एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको इस चीज को समझाने की कोशिश की है। These examples illustrate how interdisciplinary research can bring together various disciplines to offer comprehensive insight and solution to complex educational changes। अब NEP हमारे सामने है और उसके कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको ये एग्जाम्पल देने की कोशिश की है कि हम हमारी एजुकेशन को किस तरह से इंटरडिसिप्लिनरी, पूरी की पूरी इकोनॉमिक जो एजुकेशन पॉलिसी है वो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की तरफ है। तो उस चीज को देखते हुए एग्जाम्पल आपके सामने दिए गए। फिर interdisciplinary allow us to study the same problem or concept from different disciplines perspective and helps us understanding it better or in a more holistic way, lead us to a novel solution, advance science and give rise to a useful technology that did not exist before। आज हम ई गवर्नेंस की बात करते हैं। हमने जब हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर आज ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हैं हम, ये एक उस रिसर्च का भी परिणाम था कि लोग घर बैठे ही अपने एडमिशन के फॉर्म भर सकते हैं, अपनी फीस जमा करवा सकते हैं। तो ये एक टेक्नोलॉजी का और हमारे इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का इंटीग्रेशन ही था। आज ई गवर्नेंस की एडमिनिस्ट्रेशन में बात करते हैं, डीबीटी मोड है, ये तभी टेक्नोलॉजी का सहारा लिया और हमने हमारी सामाजिक समस्याओं का समाधान किया। तो ये इस तरह की जो शोध है ये इंटरडिसिप्लिनरी है, और ऐसा ही नहीं कि सोशल विद इन सोशल साइंसेस है, आजकल साइंसेस और सोशल साइंसेस का भी आपस में कोलैबोरेट होके इंटरडिसिप्लिनरी शोध की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अभी मैंने एक स्टूडेंट का जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे यूज हो सकती है। अब ब्लॉकचेन इज एंटायरली प्योरली जो टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस का मैटर है, पर हाउ इट कैन बी एप्लीकेबल, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को कैसे यूज कर सकते हैं। ऐसे ही शुगर कैन फार्मर्स की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए इथेनोग्राफिक स्टडी की। तो अगर इथेनोग्राफिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कर रहा हूं तो इथेनोग्राफिक स्टडीज एंथ्रोपोलॉजी में ज्यादा होती हैं। तो इस तरह से अगर हम इनको आपस में उसकी टेक्निक्स और नॉलेज को कोलैबोरेट करके interdisciplinary approach है, they become a more relevant to the society, उनके लिए ज्यादा सारगर्भित है और पॉलिसी फॉर्मुलेशन में अंदर इसका बड़ा रोल रहता है। तो बेसिकली इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को हम देखें तो
ये आपको मैं बता चुका कि बहुत सारी अप्रोचेज को हम इंगेज करते हैं, चाहे आप ये साइंस से मैंने लिया कि आजकल रोबोटिक्स को लेते हैं हम काम में, साइंटिफिक डिस्कवरीज है जैसे डीएनए के वेलकोर रोबोट, ग्रीन हाउस इन ए बॉक्स, ये सब क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, और सिस्टम डिफरेंट पर्सपेक्टिव से उसको अलग अलग एंगल से उसको प्रॉब्लम को देखा जाता है और उसको सोल्व आउट करने का प्रयास किया जाता है। और एंगेजिंग विद द अप्रोच अर्ली इन द लाइफ हेल्प्स कंट्रीब्यूट टू द एबिलिटी टू फाइंड सॉल्यूशन फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम एंड डिसीजन लेटर ऑन इन दिस लाइफ। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, वो तो पूरा का पूरा मामला साइंस का है, पर एप्लीकेबिलिटी कहाँ पे, एग्रीकल्चर में है। तो अगर इन चीजों को हम कंबाइन करके देखते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, बड़ा ग्रीन रेवोल्यूशन था, सोसाइटी को बहुत ही अनाज मिला खाने के लिए, भारत की स्थिति ठीक नहीं थी, पर रिसर्च कैसी थी, इंटरडिसिप्लिनरी थी, जिसके कारण ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। साथ ही ग्रीन रेवोल्यूशन के कोई कॉन्सिक्वेंसेस भी आए, वो भी एक रिसर्च का विषय है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। और आज जो पंजाब और इस रीजन के अंदर जो कैंसर का कारण है वो ग्रीन रिवोल्यूशन है। तो ये अगर इंटरडिसिप्लिनरी नहीं करेंगे तो हमें ये पता ही नहीं लगेगा कि इसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। तो बेसिकली इंटरडिसिप्लिनरिटी है क्या, emergence of a novel insight and understanding of a problem domain through the integration of derivation of different concepts, methods, epistemology from different discipline। और ये interdisciplinary ये synthesis है, two or more discipline establishing a new level of discourse and integration of knowledge। कि दो या दो से ज्यादा विषय आपस में एक मिल के एक नया ज्ञान हमारे सामने रखते हैं, वो है अंतःविषयी शोध। जैसे हम एग्जांपल लें कि न्यूक्लियर फिजिक्स इज कंबाइंड विद द मेडिसिन और इट लीड्स टू ए न्यू ट्रीटमेंट फॉर द कैंसर। पॉलिटिकल साइंस इज ऑफन पोर्ट्रेटेड एज द जंक्शन सब्जेक्ट ऑफ द सोशल साइंसेस, born out of the history and philosophy, but also drawing on the insight of cognitive disciplines such as economics and sociology, and to some extent the study of law, psychology and geography। तो कहने का मतलब ये जो बाउंड्रीज तो हमने आर्टिफिशियल बना रखी है, हकीकत में तो कोई बाउंड्री नहीं है। और बाद में हमें पता चला कि हम आइसोलेशन में हमारी शोध कर रहे थे, प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे थे, प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो पा रही थी क्योंकि वी हैड जनरेटेड आर्टिफिशियल बाउंड्रीज। ये पॉलिटिकल साइंस का है, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, ये ज्योग्राफी का, पर हकीकत के अंदर तो हमारी समस्याएं डिसिप्लिन स्पेसिफिक नहीं है, इंटरडिसिप्लिनरी है। तो हमारी शोध भी इंटरडिसिप्लिनरी होनी चाहिए। तो आज जो कंटेम्प्रेरी टाइम में ये स्थिति हो गई कि एक व्यक्ति को एक विषय के अंदर तो नॉलेज है, पर वो उस समस्या का समाधान नहीं कर सकता। हर व्यक्ति हर डिसिप्लिन नहीं पढ़ सकता, समझ सकता। तो ये टीम वर्क अलग अलग विषय से लाके रिसर्च के ऊपर फोकस किया जाता है, और हमारे जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो भी इसी पे फोकस करते हैं आजकल। तो बेसिकली इसके अंदर क्या है, ओपननेस टू एक्सचेंज द आइडियाज। क्या है कि बड़े क्लोज कर्टन्स के अंदर अगर हम कोई काम कर रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं है, बड़ा ओपन होके अपने आइडियाज को शेयर करना चाहिए। और ये प्राइमरी कंडीशन है अंतर्विषयिक शोध की कि खुल के अपने विचारों को बताए और अपने आइडियाज को दो, जिससे कि ये काम अच्छा हो सके। और सोशल साइंसेस में तो बड़ा जरूरी है, क्योंकि सोशल साइंसेस तो इतने डायनामिक और फ्रिजाइल हैं कि समय के साथ बहुत ही कम समय में स्थितियां चेंज हो जाती है। अब आप देखिए शेयर मार्केट के ऊपर भी अगर कोई कॉमर्स में या इकोनॉमिक्स में रिसर्च करना चाहे तो देखिए, जैसे कोई किसी को जुकाम ही लगती है, किसी हेड ऑफ द नेशन को, तो शेयर गिर जाते हैं। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, तो बहुत सारी चीजें निकल के सामने आती हैं। वॉर की कंडीशन हो गई, शेयर मार्केट डाउन हो जाता है।
तो interdisciplinary project involves closer and more frequent collaborative exchange among researchers drawn from different fields. और interdisciplinary research के अंदर जो methodology है, तरीके हैं अलग अलग विषय के, उनको भी हम integrate करते हैं. और interdisciplinarity है, involves interaction among different disciplines, एक से तो ज्यादा होंगे ही, और इंटरफेस बिटवीन द डिसिप्लिन, आपस में इंटरेक्ट भी करते हैं, और रेंज फ्रॉम द शेयरिंग ऑफ आइडियाज टू फुल इंटीग्रेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट, मेथोडोलॉजी, प्रोसीजर, थ्योरी, टर्मिनोलॉजी, डाटा ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च, ट्रेनिंग, इनको सब साथ करते हैं. अब बात आती है कि जरूरत क्यों पड़ी हमें इसकी, व्हाई वी नीड इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, क्या बाध्यता थी इसकी. तो बहुत सारे रीजन थे कि हम टीम वर्क में और इंटरडिसिप्लिनरी वे में क्यों काम करें. तो सबसे पहला है तो द इनहेरेंट कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फिनोमिना अंडर स्टडी. कोई भी फिनोमिना एक आइसोलेशन में नहीं हो सकता आजकल, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, और उस कॉम्प्लेक्सिटी को एक व्यक्ति अंडरस्टैंड नहीं कर सकता. इसलिए ये रिसर्च आई और देखा गया कि हमने जो पॉलिसियां, नीतियां बनाई, उनके जो इंटेंडेड रिजल्ट, वांछित परिणाम नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो सब आइसोलेशन में थी. तो ये चीज फिर आई कि कैसे इन चीजों का समाधान किया जाए. तो एक रीजन ये था कि जो जितना भी प्रॉब्लम है, उसका जो फिनोमिना है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसको जानना बहुत जरूरी है. फिर डिजायर टू एक्सप्लोर प्रॉब्लम्स एंड क्वेश्चंस दैट आर नॉट कन्फाइंड टू ए सिंगल डिसिप्लिन. एक डिसिप्लिन से नहीं है. अब गरीबी एक विषय से जुड़ी हुई नहीं है, करप्शन एक विषय से जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये पंचायती राज एक विषय से जुड़ी हुई नहीं है, ये सोशियोलॉजी भी है, पॉलिटिकल भी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी है. फिर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसने इसको बूस्ट दिया कि जो समाज की समस्याएं हैं उनको हम उस हिसाब से सोल्व करें, क्योंकि उसमें सब फैक्टर इन्वॉल्व है. और इस चीज में हेल्प की टेक्नोलॉजी ने, जो नई टेक्नोलॉजी आई, चाहे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो, चाहे जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए टेक्टराइजेशन हो, ई गवर्नेंस के लिए इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो, इसके कारण भी इस फील्ड के अंदर सोचा जाने लगा. फिर इससे होता क्या है, जो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करने में हेल्प मिलती है. प्रोवाइड डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन ए प्रॉब्लम. अलग अलग लोग एक समस्या को अपनी अपनी दृष्टि से देखते हैं. जैसे एमजी नरेगा थी, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, उसको एक इकोनॉमिस्ट अलग तरीके से देखता है कि जैसे ही पैसा रोजगार दिया जाता है तो मार्केट के अंदर परचेज पावर बढ़ेगी, लोगों को पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी. सोसाइटल से देखा जाता है कि बेसिक नीड पूरी होगी. पॉलिटिकल एंगल से देखा जाता है कि इतने लोगों को रोजगार मिला. तो देखने का जो अलग अलग पर्सपेक्टिव है वो भी सामने आता है, और इससे राइट रिसर्च क्वेश्चंस डेवलप होते हैं इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से. जब बहुत सारे लोग एक टीम में काम करते हैं तो जो रिसर्च क्वेश्चन है कि हमें शोध किस पे करना है, वो भी होता है. प्लानिंग एंड प्रोविजंस ऑफ इंटीग्रेटेड सर्विसेज सच एज हेल्थ केयर एंड हेल्थ एजुकेशन. ऐसे ही समस्याओं के समाधान में भी सब मिलके अगर करते हैं तो बड़े इंटीग्रेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. और बेसिकली जो सबसे लास्ट में एक मैं कहूँ कि कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी, हमारा नॉलेज भी बढ़ता है, नई थ्योरी डेवलप होती है. मैं जैसे आपको बताऊं, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, डिफरेंट कंट्रीज का जो कंपैरिजन, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका पर्पज एक थ्योरी बिल्डिंग भी था, इंटेलेक्चुअल क्विस्ट भी था कि ज्ञान में भी बढ़ोतरी हो, जिससे कि हम इन समस्याओं का समाधान कर सके. तो ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है या इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च है, उससे थ्योरी बिल्डिंग के अंदर भी हमें हेल्प मिलती है. अब इतना हमने जानने के बाद अगर हम इसको और प्रिसाइज करें कि बेसिकली इंटरडिसिप्लिनरी जो रिसर्च है, अंतर विषयी जो शोध है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिससे कि हमारी अंडरस्टैंडिंग इस कॉन्सेप्ट को लेके और अच्छी हो जाए. तो इसके अंदर सबसे पहला तो यही देखा जाता है कि इट इन्वॉल्व्स 2 और मोर डिसिप्लिन्स एंड जॉइंट वर्क. पहली कंडीशन है इसकी,
एक डिसिप्लिन में, आइसोलेशन में नहीं है। फिर यूनिफाइड प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन एंड शेयरिंग ऑफ द आइडिया, एक प्रॉब्लम है उसको बाकायदा आइसोलेशन में नहीं, यूनिफाइड किया जाता है कि ये प्रॉब्लम है सभी की तरफ से, और फिर उसके ऊपर अपने विचार, अपने आइडिया शेयर किए जाते हैं। देन एक्सचेंज एंड इंटीग्रेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड मेथोडोलॉजी, हर विषय की अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, अलग अलग काम करने की मेथोडोलॉजी होती है। इकोनॉमिक्स के अंदर अलग मेथोडोलॉजी रिसर्च की होती है, पॉलिटिकल साइंस में अलग होती है, सोशियोलॉजी में अलग होती है, एंथ्रोपोलॉजी में अलग होती है, ज्योग्राफी में अलग होती है। फिर देखा जाता है कि इस समस्या के लिए कौन सी मेथोडोलॉजी है वो ज्यादा सुटेबल रहेगी। इट इज इंटरेक्टिव, इंटीग्रेटिव एंड कोलैबोरेटिव, आपस में इंटरेक्शन करते हैं, सब चीजों को जोड़ते हैं और कोलैबोरेट करके इसके अंदर, इस रिसर्च के अंदर आपस में विचार विमर्श करके, आपस में संकलित करके और आपस में कोलैबोरेट करके इस पे काम किया जाता है। और इट हैज एन अप्लाइड ओरिएंटेशन। जनरली क्या होता है कि शोध करके हम छोड़ देते हैं, उसकी एप्लीकेबिलिटी को नहीं देखते। हमारी शोध में भी जब हम रिसर्च करवाते हैं तो हमारी अधिकतर शोध ऐसी होती है कि ये हमारी रिकमेंडेशन है, ये हमारी फाइंडिंग्स है, पर रिसर्च के अंदर एक आगे और चीज होती है कि आपने जो रिकमेंडेशन और फाइंडिंग्स दी है उसको आप इम्प्लीमेंट कैसे करोगे, उसका क्या यूज है, इस बात को कभी हम रिसर्च के अंदर शामिल नहीं करते। ये चीज समझना बहुत जरूरी है। तो जब हम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को अडॉप्ट करेंगे तो निश्चित रूप से ये चीज हमारे सामने आएगी और शोध का जो तरीका भी है वो आगे इस डायरेक्शन में बढ़ेगा। जैसे मैं आप कहूं कि एप्लीकेबिलिटी ने, जो शोध हमने की और वो काम नहीं आई तो उस शोध का कोई फायदा नहीं। तो जो इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च है वो एप्लीकेबिलिटी के ऊपर, कि उसकी रिलेवेंसी के ऊपर, कि उसको कैसे अप्लाई किया जा सकता है, इसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और इट लीड्स टू एमर्जेंस ऑफ ए न्यू नॉलेज और पर्सपेक्टिव और न्यू डिसिप्लिन। जैसे कुछ नए डिसिप्लिन भी इससे डेवलप होते हैं, जैसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन है, इकोनॉमिक्स और फिलॉसफी, इको फिलॉसफी है। ये कुछ नए डिसिप्लिन भी इंटरडिसिप्लिनरी हो गए। इसी की वजह से जो हमारा जो डिसिप्लिन है, पढ़ाने का तरीका है और जो विषय है वो भी इंटरडिसिप्लिनरी आ रहे हैं। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर तो ये चीज है ही है ना। देन द आउटकम, अगर हम देखें कि आउटकम, तो जो आउटकम आएंगे वो इंडिविजुअलिस्टिक न होके पूरी सोसाइटी के ऊपर अप्लाई होंगे। ये भी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है, जो आउटकम आएंगे वो अप्लाई होने वाले आएंगे, उसके सॉल्यूशन ओरिएंटेड आएंगे। अब जनरली हमें ये माना जाता है कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से हमें ज्ञान क्या होता है, ये बहुत जरूरी है। तो इसके अंदर सबसे पहले तो हम देखें कि क्रिएटिविटी ऑफन रिक्वायर्स इंटीग्रेटेड नॉलेज। अगर हमें कुछ क्रिएटिव करना है या कुछ नया करना है, दैट कैन बी ड्राइव्ड ओनली थ्रू इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच विच रिजल्ट इन इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू द न्यू फील्ड। सबसे पहला तो है क्रिएटिविटी। Then discipline have their own limitation in solving complex social problems and understanding the social phenomena. These barriers can be overcome through the interdisciplinary. हर सब्जेक्ट की, हर विषय की अपनी अपनी सीमाएं हैं, वो उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता। तो ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच उसमें हेल्प करती है। Then interdisciplinary knowledge and research ऑपरेशनलाइज द आइडिया ऑफ यूनिटी ऑफ नॉलेज। ये सब मिलके एक नॉलेज को एक यूनिफाइड फॉर्म के अंदर हमारे सामने रखते हैं और एक नया ज्ञान हमारे सामने आता है। और देयर इज ए ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड एकेडमिक फ्रीडम एज द डिसिप्लिन बाउंड्रीज गेट ब्लर्ड। अगर पहले तो क्रॉस नहीं कर पाते थे, अब थोड़ी बाउंड्री ब्लर्ड हो गई, तो कुछ नॉलेज,
उसको बड़ा आसान हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, उसमें थोड़ी लॉसशीलता आ जाती है और एकेडमिक फ्रीडम मिल जाती है। अब जैसे कई बार शोध कर रहे हैं जी, आपने जनरली देखा कि मैं बता रहा हूं कि मेरे कुछ रिसर्च स्कॉलर मेडिकल फील्ड से था, मैटरनिटी हेल्थ के ऊपर रिसर्च करवाई। पहले ये था कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा है वही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में रिसर्च करेगा, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है वही करेगा, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। अब इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच आने के बाद जो सोशल साइंसेस सब्जेक्ट है उसके अंदर या साइंस के लोग भी ये रिसर्च कर सकते हैं, तो ये ज्यादा रिलेवेंट हो गए प्रेजेंट टाइम के अनुसार। तो बाउंड्रीज ब्लर्ड हो गई, तो इससे शोध करने की फ्रीडम जा, और इट ब्रिज कम्युनिकेशन गैप अक्रॉस द डिसिप्लिन। अलग अलग थे पहले, एक दूसरे से बात ही नहीं अपने बारे में, और अब क्या हो गया कि जो गैप था, जो दो डिसिप्लिन के बीच में जो समस्याएं सॉल्व नहीं हो पाती थी, रिसर्च अच्छी नहीं हो पाती, वो गैप था वो कम हो गया या खत्म हो गया। और इसे इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेस है वो मोबिलाइज होने लगे और ग्रेटर सोशल रेशनलिटी आने लग गई, और ये कहें कि एक ज्यादा शोध के साथ जस्टिस होने लगा। जैसे प्रोजेक्ट इन हेल्थ, जेंडर स्टडीज, एजुकेशन, साइकोलॉजी नीड एन इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉर एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, मैनेजमेंट है, इसके अंदर भी यही चीजें इन्वॉल्व हैं। तो मैं आखिर में आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि कंक्लूजन के अंदर क्या है कि इंटरडिसिप्लिनरी मेथड इज नाउ एस्टेब्लिशिंग फर्म रूट इन डिफरेंट डोमेन्स ऑफ एकेडमिक्स and applied research, cutting across the discipline streams, ideologies, assumptions, and areas of practice. Or it is generally accepted that efforts to involve more than one discipline are valuable and beneficial. तो कहने का मतलब यह है कि अंतर विषयिक शोध है, इसको बहुत ही कॉन्सेप्चुअल वे में समझो, तो दो या दो से अधिक विषयों को आपस में मिलके एक टीम के रूप में किसी रिसर्च क्वेश्चन का या कहीं शोध प्रश्न का या समस्या का समाधान करने के लिए अगर हम मिलके शोध करते हैं, उनकी मेथोडोलॉजी और आइडियाज को कोलैबोरेट करते हैं, टीम बनाते हैं, सबके आइडिया को लेते हैं, फिर शोध की तरफ बढ़ते हैं, ये अंतर विषयिक शोध है। इसके अंदर जो बैरियर है अलग अलग विषय की सीमाओं का वो नहीं रहता, तो समस्या को समझने में और उसके समाधान के लिए हमारा जो दृष्टिकोण है वो बहुत ही वृद्ध हो जाता है। हमारे रिसर्च क्वेश्चन जो शोध के लिए करते हैं वो उस समस्या को क्योंकि अच्छी तरह से आइडेंटिफाई किया है, उसके सभी सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को हम समझ के उसका देखते हैं, और रिसर्च प्रश्न है या जो शोध प्रश्न है वो अच्छे डेवलप होते हैं और स्पेसिफिक होते हैं उस समस्या के लिए, और सभी अलग अलग लोगों के विषयों के जो व्यक्ति हैं उनके ज्ञान को साथ किया जाता है। तो उसका कहें कि एक वृद्ध रूप में बहुत ही कॉन्टेम्पररी समकालीन समय को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए शोध की जाती है, जो हमारी समस्याओं का समाधान में बहुत सहायक होती है। साथ ही साथ एक नया तरह का जो कन्वर्जेंट नॉलेज है वो भी हमारे सामने आता है, नई थ्योरी सामने आती है। जैसे मैं कोविड की बात कहूं कि कोविड के अंदर मैंने एक केस स्टडी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन पे बनाई और इसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ने आपस में काम किया। उस केस स्टडी को बाकायदा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने अवार्ड भी किया। तो उसके अंदर पुलिस डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, तो जो गवर्नेंस की थी एक कोलैबोरेटिव अप्रोच आई, सबके नॉलेज को काम लिया और एक नया मॉडल सामने दिया। तो कि भविष्य के अंदर अगर ऐसी कोई समस्याएं आती है तो इस मॉडल को हम, क्योंकि वो हमारे लिए एक नॉलेज का आधार स्तंभ हो गया, तो वो आगे फर्दर हमें काम आएगा हमारी समस्याओं के समाधान के लिए। और अगर सब परिस्थितियां बदली तो उसके ऊपर जो रिवाइज्ड वर्जन है, एडवांस वर्जन भी फर्दर रिसर्च करने में और उसको और अच्छा बनाने में भी सहायक होगा। तो ये है अंतर विषयिक जो शोध है, ये बहुत ही रिलेवेंट, कॉन्टेम्पररी और समय की आवश्यकता है। चाहे जितने भी हमारे नीति निर्माता हैं देश के, अगर वो
इस तरह की शोध अगर हम विश्वविद्यालयों में करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी ये जो शोध होगी वो देश की नीति निर्माण के एजेंडा का मुख्य हिस्सा होगी। आगे मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस विषय को लेके आपके कोई जो प्रश्न है तो आप अभी पूछ सकते हो मेरे से, और या कोई सबमिशन आपकी तरफ से है वो भी आप कर सकते हो, फिर और डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। जितने भी शोधार्थी जुड़े हैं उनको अगर किसी तरह का प्रश्न पूछना है, कुछ बात करनी तो कर सकते हैं। भूपेंद्र जी, आपका बहुत देर से हैंड रेज है, आप सर से संबंधित कोई बात करना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। भूपेंद्र। महेंद्र जी, आप कुछ, आपका भी हैंड रेज है, अनम्यूट कीजिए, पहले अनम्यूट कीजिए। हाँ, यस सर, ओके ओके, थैंक यू सर। मेरा प्रश्न ये था कि जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है इसकी कमियां क्या है? हो सकता है कि एक दूसरे में अगर डिसिप्लिन एक दूसरे से बहुत ज्यादा जुड़ रहे हैं तो एक कंफ्यूजन की स्थिति बन जाती है कि हमारी सीमा कहाँ तक हो, तो उसकी जो कमियां है सर वो अगर एक्सप्लेन हो जाती। हाँ, इसकी कमियों के अंदर में इसकी लिमिटेशन भी है, और लिमिटेशन के तौर पे मैं बताना चाहता हूं कि पहली जो लिमिटेशन है सोशल साइंसेस पर्सपेक्टिव से बताऊंगा। सोशल साइंस पर्सपेक्टिव से एक चीज हमारे सामने है इसकी लिमिटेशन में, वो एक बिहेवियरल एस्पेक्ट है। बिहेवियरल एस्पेक्ट का मतलब है कि कई बार हम हमारे डिसिप्लिन को लेके इतने पॉजिटिव हो जाते हैं कि हम हमारी बात मनवाने की कोशिश करते हैं, और ये हमारे एकेडमिक एरिना के अंदर इस चीज को बहुत देखा गया है। तो एक तो मुख्य मुद्दा इसका यही है कि बिहेवियरल एस्पेक्ट है। बिहेवियरल एस्पेक्ट को हमें समझना चाहिए कि हम थोड़े हमारे एटीट्यूड के अंदर भी थोड़े लिबरल रहें, एक चीज तो ये होगी। और दूसरी क्या होता है कि इन चीजों को जो टीम बिल्डिंग है, इसके अंदर टीम बिल्डिंग बहुत ही एसेंशियल है, और टीम बिल्डिंग के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहिए। तो कई बार ये देखने के लिए आया कि जो टीम बिल्डिंग है वो अच्छे से हो नहीं पाती, हर को रहता है कि हम लीड रोल के अंदर रहें, ये भी बिहेवियरल एस्पेक्ट से जुड़ी हुई है। और दूसरा जो मेथोडोलॉजी है हर सब्जेक्ट की वो बहुत डिफरेंट है। इकोनॉमिक्स वाले क्वांटिटेटिव पे ज्यादा फोकस करते हैं, सोशियोलॉजी वाले क्वालिटेटिव पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, और कुछ बिहेवियरल एस्पेक्ट है, स्टडीज होती है, उनका क्वांटिफिकेशन करना बड़ा मुश्किल होता है। आजकल हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से तो करते हैं, पर इनको एक जंक्चर पे, डिफरेंट मेथोडोलॉजी को एक जंक्चर पे लाना, और कौन सी मेथोडोलॉजी इसके अंदर जो यूज होगी वो एक बड़ा चैलेंजिंग इश्यू है। फिर एपिस्टेमोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इसके अंदर बहुत सारे, और कम्युनिकेशन बैरियर तो जो बिटवीन डिसिप्लिन है ये भी आज तक ये अप्रोच है, पर जो रियल वर्ल्ड के अंदर कम्युनिकेशन आपस में नहीं करते, बहुत इसके अंदर दिक्कत है। फिर इंस्टीट्यूशनल रेजिस्टेंस भी रहता है, कई बार एक संस्थान बाकायदा रजिस्ट करती है, डोमिनेंसी की रहती है कि भाई, क्योंकि इसके अंदर तो संस्थान भी तो जुड़ेंगे ना, तो एक इंस्टीट्यूशन ये सोचता है कि मेरे नाम से हो, मेरी डोमिनेंसी। तो कहने का मतलब कहें कि ये दो तीन चीजें हैं, एक मेथोडोलॉजी को लेके, एक इंस्टीट्यूशन की जो इंस्टीट्यूशनल रेजिस्टेंस है उसको लेके, क्योंकि कोई भी नया चेंज आएगा रेजिस्टेंस तो आता है, और दूसरे की अथॉरिटी या दूसरे का रोल एक्सेप्ट करना भी बड़ा मुश्किल होता है। ये रिसर्च प्रोजेक्ट्स के अंदर ये देखा गया। मान लीजिए एक मैन इन्वेस्टिगेटर है और उसके नीचे और लोग हैं, तो उनके साथ जो कोऑर्डिनेशन का इश्यू है वो भी एक बड़ा चैलेंज है। तो ये दो तीन चार ऐसी चीजें हैं जिनको समझ पाना, क्योंकि अगर आप एक डिसिप्लिन स्पेसिफिक हो तो दूसरे डिसिप्लिन के बारे में नहीं पता, पर दूसरे डिसिप्लिन की जो बात आपके पास आएगी, आपका एक्सेप्टेंस लेवल कितना है, तो ये चीजें हैं। और दूसरा एक जो सोफिस्टिकेटेड टूल्स होते हैं कई बार, वो कई डिसिप्लिन के लिए तो बहुत अच्छे डेवलप्ड हैं पर कईयों के लिए नहीं है, एक ये भी इश्यू है। तो ये दीज आर द मेन चैलेंजेस इन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। अब जैसे कई बार क्या होता है कि जिसका जो डोमेन है वो डोमेन में नहीं रहता, डोमेन क्रॉस कर जाता है,
एक रिसर्च के अंदर 2-3 चीजें इन्वॉल्व है, उनका कोई एक चीफ इन्वेस्टिगेशन करने वाला सुपरवाइजर है, तो वो अपने डोमेन का तो जान सकता है, पर दूसरे डोमेन के लिए उसको अगले को कहना चाहिए जो दूसरा उस टीम में है, पर ये चीजें कहीं ना कहीं क्लैश हो जाती हैं। तो ये चीजें हैं मेन तो। थैंक यू सर। प्रहलाद विश्वकर्मा का हैंड रेज है। प्रहलाद जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? Sir, how we collaborate with different sectors of research at present time? अभी के समय में हम अलग अलग सेक्टर्स में जो रिसर्चर्स हैं, सेक्टर्स जो भी हैं, तो उनमें कोलैबोरेशन प्रॉब्लम जो आती है वो कैसे सॉल्व हो? जैसे अभी जो आपने बताया वैसे ही उसी पे क्वेश्चन था। मैं आपको मतलब कि सोशल साइंस के एंगल से कहूंगा कि कहने का ये तात्पर्य ये है कि एक है ना, हमने, क्योंकि सोशल साइंसेस में बिहेवियर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जो रिसर्च करने के लिए जो टीम बनी और जो रिसर्च है उनकी एक बिहेवियरल रिलेटेड ऐसी ट्रेनिंग होनी चाहिए जब कोई प्रोजेक्ट या रिसर्च कर रहे हैं, तो कि वो अपने जो आयरन कर्टन लगे हुए हैं दिमाग के ना कि भाई हम इससे बाहर नहीं जा सकते दूसरे की, तो एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ाना पड़ेगा एक डिसिप्लिन का दूसरे डिसिप्लिन के साथ। जब एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ाओगे, आप उनके आइडियाज को एक्सेप्ट करोगे एक रेस्पेक्ट वे में, तो और एक लीडर जो ऐसा होगा जिसके अंदर कन्विंसिंग पावर होगी, तो तभी कहा स्ट्रॉन्ग लीडरशिप इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये जो कोलैबोरेशन है ये बाकायदा बिहेवियरल एस्पेक्ट है। और दूसरा एस्पेक्ट है कि अगर आपने कोई रिसर्च करनी है तो रिसर्च के लिए कुछ एसओपीज होती हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, और वो प्रोटोकॉल्स बनने चाहिए जिसको हर रिसर्चर उस टीम में हो वो फॉलो करे। अगर ऐसे प्रोटोकॉल डेवलप हो जाते हैं, ऐसे स्टैंडर्ड डेवलप हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से ये अच्छा हो पाएगा। एक अर्जुन दायमा जी ने हैंड रेज किया है। अर्जुन दायमा जी अनम्यूट कीजिए। अर्जुन जी पहले। नमस्ते सर। हेलो। नमस्ते जी। सर मेरा प्रश्न ये था कि साहित्य विषय का शोधार्थी या विद्यार्थी साइंस विषय के शोधार्थियों से कैसे लाभ ले सकता है सर? साहित्य कैसे? हाँ सर एक्चुअली दो हैं, तो इसमें भाषा भी जुड़ी और साहित्य, दो शोधार्थी भी जुड़े हैं। तो इनका जो प्रश्न है कि भाई साहित्य या भाषा साइंस स्ट्रीम से या अदर स्ट्रीम से कैसे वो कर सकती है कोलैबोरेशन, या उससे हेल्प ले सकती है या उसको इन्वॉल्व कर सकती है? देखो ऐसा है, इसके अंदर आपको दो एस्पेक्ट में बताऊंगा ये चीज। पहला तो है लैंग्वेज को लेके। तो लैंग्वेज को लेके जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर इतना डेवलपमेंट हो गया, जैसे मैं कहूँ आपको कि पहले क्या था, आज आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से बोलते हो, टाइप हो जाता है, जिससे क्या होगा कि जो बेचारे मतलब कि अंधे लोग हैं पर सुन सकते हैं, उनके लिए एडवांटेज हो गया। तो ये ब्रेल लिपि है, ब्रेल लिपि से जो देख नहीं सकते उनके लिए, पर उससे ज्यादा एडवांस हो गया कि सुन सकते हैं देख नहीं सकते, उनके लिए कोलैबोरेशन हो गया, भाषा का तो हो गया। दूसरी बात, आज टेक्नोलॉजी का ये बेनिफिट हो गया कि दूसरी भाषाओं के बारे में भी आज आप गूगल ट्रांसलेटर से भाषा का मतलब और उस साहित्य को समझ सकते हो। तो कहने का मतलब है साहित्य एक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में डेवलप होता है, और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में डेवलप होता है तो जो सोसाइटी की समस्याएं भी साहित्य के अंदर रिफ्लेक्ट होती हैं। और तो साहित्य की इस दुविधा को करने के लिए, साहित्य तो बेसिकली क्या है, समाज का दर्पण है, रिफ्लेक्शन है। तो साहित्य तो दूसरे विषयों के लिए एक स्टैंड पॉइंट बन जाता है रिसर्च करने के लिए जी। और ये काल्पनिक है, और इस कल्पना को और आपके विचारों को आप इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जैसे मान लीजिए आपके कोई लिखावट है उसको प्रिजर्व करने के तरीके साइंस से ले सकते हो कि लंबे समय तक वो रहे। दूसरा, आप अपनी बात को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो जिससे कि वो सब लोगों तक जाए, किताब न जाए या आपके मैसेज न जाए। तो इस तरह से
टेक्नोलॉजी का सहारा लेके आप अपने साहित्य को पहुंचा सकते हो। आजकल जितने भी बुक्स है, पुरानी किताबें हैं, पुराना साहित्य है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ गया। आप उसको साहित्य को लिखा हुआ न करके बोली के रूप में कन्वर्ट करके आवाज के रूप में भी तो आ सकता है, जिससे कि वो जन जन तक पहुंचा जाता है। कई बार आपके विचार आपकी किताबों तक सीमित रह जाते हैं, पर टेक्नोलॉजी वो आगे तक पहुंचा सकती है। तो बाकायदा इसके लिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बाकायदा एक इंस्टीट्यूशन बनाया ट्रांसलेशन का और इनका, तो उससे बेनिफिट मिल सकता है आपको। शिवा रिछारिया। जी नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर मेरा ये सवाल था कि जैसा कि अपन ने इंट्राडिसिप्लिनरी रिसर्च में देखे कि अपन बहुत सारी चीज़ों को कंसाइज मतलब बहुत सारी चीज़ों को लेकर के चलते हैं। हाँ जी। तो सर जैसे कि परचेसिंग पावर पैरिटी अपने को किसी कंट्री की देखनी है, या फिर जब अपना डोमेन चेंज होने लगता है किसी रिसर्च को लेकर के, अपन एक एक करके जैसे मतलब डोमेन वाइड हो जाता है एंगल अपना किसी भी रिसर्च में, टॉपिक एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं, या फिर कंट्रीज की अपने को जैसे इकोनॉमी चेक करना है परचेसिंग पावर पैरिटी से, तो सर उसको अपन मतलब एक तो सवाल ये था मेरा कि अपन कंसाइज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि डोमेन चेंज होने लगता है। एक कंट्री का अपन ने चेक किए, फिर अपन इन्वायरमेंटल एक्सपेक्ट भी देखेंगे, क्लाइमेट चेंज भी देखेंगे, तो फिर उसके बाद जैसे जैसे चेंज होता है तो सर उसमें क्या होता है कि अपन कंट्रीज की इकोनॉमी भी देख रहे हैं और फिर बहुत सारी चीजें मर्ज हो जाती हैं उसमें, तो वो क्या है कंसाइज नहीं हो पाता है मैटर फिर। तो उसको अपन आप कंसाइज कैसे कर सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन ये है था। और ना, पहला था परचेसिंग पावर पैरिटी कैसे चेक कर सकते हैं। रिसर्च का एक है ना, रिसर्च का एक कहा जाता है कि रिसर्च को आप जितना नैरो डाउन करोगे रिजल्ट उतने अच्छे आएंगे। जी सर। ठीक है, तो आप अगर एक फैक्टर लेके काम कर रहे हो, तो परचेज पैरिटी देख रहे हो, तो आप परचेज पैरिटी के ही एस्पेक्ट लीजिए, है ना, कि वो उसके कौन कौन से डायमेंशन है, इसको आप कौन कौन सी चीजें इफेक्ट डालती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर रिसर्च के अंदर अगर आप इसको जितना वाइड करोगे, या तो फिर आप बहुत डिसिप्लिन को जोड़ो, तो कहने का मतलब रिसर्च है ना बहुत ही स्पेसिफिक होती है। आपको बताएं, जितना आप वाइड करोगे आपकी रिसर्च उतनी वैग हो जाएगी। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से कौन कौन सी चीजें एसोसिएटेड है उनके बारे में स्टडी करना रिसर्च का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। ये चीज देखनी। और जब दूसरे कंट्रीज की बात करती हो तो ये इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिसके अंदर आप उसको पर्टिकुलर कंट्री है, उन अलग अलग कंट्री की टीम बनानी पड़ेगी, उसके अलग अलग पैरामीटर्स देखने पड़ेंगे, फिर जाके कोलैबोरेट होके आप ये कर पाओगे। ओके सर। सर परचेसिंग पावर पैरिटी अगर देखना है अपने को कंट्री की, तो क्वांटिटेटिव डाटा लेना है अगर उसमें अपने को, हाँ, क्योंकि जैसे कि क्लाइमेट चेंज में इम्पैक्ट डालती हैं कुछ कंट्रीज, तो उनकी इकोनॉमी देखना है कि वो किस तरीके से मतलब कितना फंडिंग दे सकती हैं हमको, और कितना जैसे कि डेवलप नेशन फंडिंग ज्यादा दे सकते हैं, तो उनसे अगर अपने एक्सपेक्टेशंस रहते हैं डेवलपिंग नेशंस के कि वो अपने को प्रोवाइड करे, अच्छा फंड प्रोवाइड करे, पर करते नहीं है, तो अपन अगर इसको चेक करना चाहें कि परचेसिंग पावर पैरिटी चेक करते हैं, तो सर उसका प्रोसेस जान सकता हूँ क्वांटिटेटिव में मैं? नहीं, आप उस क्वांटिटेटिव प्रोसेस से देख तो सकते हो, देते नहीं देते वो तो क्वालिटेटिव में आ जाएगा, क्यों नहीं देते, क्या देते हैं, क्या रीजन है। ठीक है, जी सर। तो सर उसका आप प्रोसेस वो बस जानना था कि किस तरीके से हम देख सकते हैं। देख से ये तो एक इकोनॉमिक्स की जो मेथोडोलॉजी है उससे ज्यादा रिलेटेड एसोसिएटेड है, साथ ही साथ जो इंटरनेशनल रिलेशन है, इन दो डिसिप्लिन का कोलैबोरेशन है ये, कि कौन सा कंट्री किस कंट्री के साथ किस कॉन्टेक्स्ट में कैसा बिहेव करता है। ठीक है, वो क्वालिटेटिव डाटा है, और आप परचेज पावर ऑफ प्योरली इकोनॉमिक है, ये क्वांटिटेटिव डाटा है। इन दोनों को कैसे कोलैबोरेट करते हो, उस मेथोडोलॉजी को आप यूज करोगे, तब जाके ये चीज निकल के आएगी। इंटरेक्टिव मेथोडोलॉजी से कर सकते हैं सर उसको? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते। इंटरेक्टिव मेथोडोलॉजी है इंटरडिसिप्लिनरी। जी जी, ठीक है, हाँ जी। सागर पटेल जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड सर मेरा मॉर्निंग। क्वेश्चन ये था, आप जैसे आपने बोला कि हम लोग जैसे ही ट्रांस डिसिप्लिनरी पे पहुंचेंगे तो जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो इंक्रीज होती है सर। पर हाँ जी। जैसे आफ्टर द एमर्जेंस ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आ गई है टेक्नोलॉजी में, हाँ तो जी, हाँ क्या जी। वो उस कॉम्प्लेक्सिटी को घटा सकती है, या फिर उसका पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट क्या होगा सर उस एरिया में?
देखो जो रिसर्च है, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इसके देखो टेक्नोलॉजी को अगर हम बात करते हैं तो इसके दोनों एस्पेक्ट हैं, ठीक है। ये बड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका जो पूछा आपने, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके अंदर आप जैसे आपने एग्जांपल बहुत अच्छा दिया कि ये ट्रांस डिसिप्लिनरी कह सकते हैं हम, क्योंकि ये सोशल साइंस पूरे बैरियर इसने खत्म कर दिए, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्सिटी तो अगर इसको देखा जाए तो सोसाइटी के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी तो जैसे आप बात करें कि ह्यूमन एस्पेक्ट से करें तो क्रिएटिविटी खत्म हो रही है, पर अगर उसको दूसरे एस्पेक्ट से देखें तो ये हमारी हेल्प भी करती है, ठीक है। तो ये एक कहना चाहिए कि इसको अगर पॉजिटिव भी देखें नेगेटिव भी देखें, पर पॉजिटिव देखें तो हेल्प तो मिलती है, नो डाउट। आने वाले समय के अंदर जो हमारा जो कहना चाहिए जितने भी काम है, चाहे आप डोमेस्टिक से ले लीजिए, घर से ले लीजिए, चाहे फिर आप इंस्टीट्यूशंस का ले लीजिए, फिर ये जैसे जैसे टेक्नोलॉजी के साथ एक हमेशा ये चीज सामने आई है कि कंट्री लाइक इंडिया, उसके लिए तो टेक्नोलॉजी एक लेवल तक तो ठीक है, पर अगर उसके बियॉन्ड जाती है तो हमारी अलग तरह की समस्याएं रेज हो जाती हैं। और जिस कंट्रीज के अंदर बाकायदा कम लोग हैं वहां ये एड के रूप में करते हैं, तो ये कंट्री स्पेसिफिक है, इसलिए इसको एक जनरलाइज करना बड़ा मुश्किल है। स्मृति 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 आपका हैंड रेज है। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। सर मुझे ये क्वेश्चन पूछना था कि जैसे आपने वेरियस डिसिप्लिन्स बताए, तो जैसे डिसिप्लिनरी है तो सिंपल एक ही डिसिप्लिन में, मल्टी डिसिप्लिनरी है तो 2 डिसिप्लिन वगैरह में हम कर सकते हैं, लेकिन वो इंटरकनेक्टेड नहीं होते हैं, है ना। फिर इंटरडिसिप्लिनरी में कनेक्टेड होते हैं। तो मुझे ये जानना था कि जो ट्रांस डिसिप्लिनरी है, आपने बोला था कि वो बाउंडलेस है, तो उसका कोई ऐसा एग्जांपल आप बता सकते हैं कि मतलब? नहीं, अभी तो हम इंटरडिसिप्लिनरी तक पहुंचे हैं ना। ट्रांस डिसिप्लिनरी के अंदर तो जो रिसर्च होती है उसके अंदर कोई बार ही नहीं होता, ये साइंस है। मतलब कहने का मतलब कि अलग से स्पेसिफिक कोई बाउंड्री नहीं होती जो हमने आर्टिफिशियली क्रिएट कर रखी है। तो सर जैसे कोई एग्जाम्पल इन्होंने बताया था ना अभी, एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? यही तो है। इसके अंदर ये डिसिप्लिन स्पेसिफिक तो है नहीं। सही। इसकी एप्लीकेबिलिटी सोशल है, इसका फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये है। ठीक है सर। संकेत कुमार जैन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे हम किसी सब्जेक्ट पर रिसर्च कर रहे हैं और हमें किसी स्तर पर जाकर ऐसा समझ आता है कि हमें दूसरे सब्जेक्ट से कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, तब से डाटा हम ले रहे हैं, तो जिस अप्रोच से हम पुरानी रिसर्च कर रहे थे और डाटा हमें लेने के बाद हमारी अप्रोच में बहुत ज्यादा परिवर्तन आ रहा है, तो उस परिवर्तन को हमें कहाँ तक स्वीकारना चाहिए और कहाँ तक उसे रोकना चाहिए? देखो, ये जो आप कह रहे हो बाद में जाके नहीं, ये शुरुआत में होता है। शुरुआत में होता है, ठीक है, बाद में नहीं होता। जब आप रिसर्च शुरू करते हो तब होता है कि किस किस का डाटा कौन कौन से, तभी तो इंटरडिसिप्लिनरी की। अरे बीच में जाके तो बात बनती नहीं, क्योंकि आपके फिर रिसर्च क्वेश्चंस वो सब अलग तरह के हो जाएंगे। खुशहाल राज, अनम्यूट कीजिए। पहले आप म्यूट हैं, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए खुशहाल। जी सर, जी सर। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते। सर मेरा क्वेश्चन ये था, जब हम अन्य विषयों के लोगों को लेकर अगर टीम बनाते हैं, जैसे मेरा सब्जेक्ट इतिहास है, तो उनके विचार और उनकी पूर्व धारणाएं, उनके पूर्वाग्रह भी हमारी रिसर्च में शामिल हो सकते हैं, तो क्या ये सही है? तो ये तो आपको मैंने समस्या बताई थी उस समय बताया था ना, ये बिहेवियरल एस्पेक्ट है, ये लिमिटेशन है इसकी। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी। सागर मोरकर।
नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर मेरा विषय हिंदी साहित्य है और मैं किसी अंचल के लेखकों पर यदि कंपैरेटिव स्टडी कर रहा हूँ, तुलनात्मक अध्ययन कर रहा हूँ, तो मैं आपसे यह जानना चाह रहा था सर कि हम उसमें अंतः विषय अनुसंधान कैसे कर सकते हैं और कैसे अन्य विषयों का सहारा ले सकते हैं। कृपया इस पर मार्गदर्शन प्रदान करें। ये देखो, आप सोचो हर चीज को अंतर विषयिक बनाओ, इतना तो संभव नहीं है कि जैसे अब आपका तो स्पेसिफिक ही है, आप लेखकों के ऊपर करना चाह रहे हो। अब ये अंतर विषयिक कैसे होगा? अंतर विषयिक तो ये हो सकता है कि अगर लेखक एक पर्टिकुलर विषय के न होके, ये कोई इंग्लिश का है, कोई उस बंगाली का है, कोई कुछ का है, तो आप इस तरह से कर सकते हो इसको। सर मैं भी एक थॉट शेयर करना चाह रहा था आपसे। हाँ जी, हाँ जी। वैसे जैसे अभी मान लीजिए अलग अलग स्ट्रीम के विद्यार्थी हैं। हाँ जी। और इनको लगता है कि भाई हम जैसे सोशियोलॉजी का है, पॉलिटिकल साइंस का है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है, और इकोनॉमिक्स का है, ज्योग्राफी का है। मान लीजिए 5 रिसर्चर मिलकर किसी एक ऐसी प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं और फिर अपने अपने फील्ड का उसमें से एसेंस निकाल के अपनी एक थीसिस प्रोड्यूस कर देते हैं। तो क्या ये मतलब एकेडमिकली एक्सेप्टेबल होगा? नहीं, ये सर एकेडमिकली एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ये सर इंटीग्रेटेड नहीं है जी, इंटीग्रेटेड नहीं है। ये अलग अलग मेथोडोलॉजी इनकी अलग अलग आइसोलेशन में है जी। तो इंटीग्रेटेड नहीं होने की वजह से, क्योंकि मेथोडोलॉजी अलग हो गई ना सर, मेथोडोलॉजी भी इंटीग्रेट करनी होती है इसमें। नहीं, जैसे सपोज करिए शुरुआती दौर में इन्होंने सोचा कि हम 5 रिसर्चर हैं, एक प्रॉब्लम है और हम इंटीग्रेटेड इसका सारा कुछ मेथोडोलॉजी से लेके सारा कुछ कर लेंगे। लास्ट में इन्होंने जब कंक्लूजन निकाला तो अपने अपने जो स्ट्रीम है उसके कंक्लूजन के हिसाब से अपनी अपनी थीसिस प्रोड्यूस कर दी। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं 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 सर, ये नहीं है। जी जी, वो एक होलिस्टिक व्यू नहीं आया इसमें, नहीं होलिस्टिक आना चाहिए। जी, मतलब ये बेसिकली जो फंडिंग यूजीसी या मान लीजिए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी या नेशनल जो वुमेन कमीशन है, ये लोग जो फंडिंग करते हैं प्रोजेक्ट की, उनके लिए काफी काम आ सकता है। उनके लिए काफी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यू आर एग्जैक्टली राइट। जी जी जी, ठीक है। मतलब एक स्टेप आगे की आज बात हुई कि भाई पीएचडी करने के बाद या पीएचडी करने के दौरान कोई टीचर फेलो है, कुछ है, तो वो इस तरीके का एक और पैरेलल काम ले सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर। और किसी का कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकता है। किसी को भी कोई बात करनी हो तो बात कर सकते। यस, महेंद्र तलवरे। जी सर। जी सर। सर एक कंफ्यूजन रहती है सर साहित्य के विद्यार्थी के रूप में कि हिंदी भाषा का जो विकास है उसके लिए हिंदी साहित्य या हिंदी पढ़ने वाले लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है कि उस भाषा को प्रमोट करें। बिल्कुल। तो सर इसको इंग्लिश है, इंग्लिश केवल कह सकते हैं लिटरेचर पढ़ने वाले ही प्रमोट नहीं करते, उसे सभी लोग प्रमोट करते हैं। तो सर वो समस्या हिंदी साहित्य से कैसे दूर हो सकती है? नहीं, केवल हिंदी साहित्य के रूप में। देखो, हिंदी साहित्य एक अलग चीज है और हिंदी भाषा एक को पढ़ाना एक अलग चीज है। जी सर, जी ठीक है ना। तो हिंदी साहित्य का तो सबको पता है कि एक अपना एक अलग वो स्थान है जिसको, और बहुत ही कहना चाहिए कि बहुत ही रिच है इस मामले में हिंदी से। जहां तक भाषा की बात है तो हिंदी भाषा को दूसरे माध्यमों ने बहुत आगे तक पहुंचाया, पर बात आती है कि शुद्ध रूप से तो एक बाकायदा केंद्र सरकार का आगरा के अंदर वो हिंदी के डेवलपमेंट के लिए जैसे प्रशासनिक शब्दावलियां और बहुत सारी चीजों के लिए एक संस्थान है और वो काम कर रहा है। तो उससे साथ मिलकर के आप हिंदी भाषा को जहाँ पे उन राज्यों के अंदर जहाँ लगता है आपको कि भाई हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार कम है, साथ ही साथ जो नई शिक्षा नीति आई है उसके अंदर भी हिंदी का कुछ ऐसा रूप, जैसे फंक्शनल इंग्लिश होती है उस तरह से हिंदी के कोई अलग अलग रूप अगर हिंदी भाषा के लोग अगर डिजाइन करके सरकार से या उस संस्थान के माध्यम से प्रयास करते हैं तो बाकायदा अच्छा हो सकता है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। वीना राजपूत जी, हाँ आपका हैंड रेज है।
सर एक दो क्वेश्चंस और ले लें, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं सर, ले लीजिए। जी सर। वीना राजपूत जी, अनम्यूट करो। हाँ जी सर। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे अभी सर ने आपसे पूछा कि हम अगर टीम वर्क करते हैं तो जो रिसर्च है वो ज्यादा सक्सेसफुल होती है, बट अगर हम रिसर्च कर रहे हैं तो हमारे सबकी जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो डिफरेंट होती है, तो हम उसमें टीम वर्क कैसे कर सकते हैं? अब यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ। आज के विषय का जो मेन फोकस ये था कि टीम बन के रिसर्च प्रॉब्लम एक करनी है, आपको अच्छे से आइडेंटिफाई करनी है। ओके सर। तब जाके कर सकते हो, अलग अलग नहीं हो सकता। तो सर ये रिसर्च प्रॉब्लम अगर हम टीम ले तो एक रिसर्च प्रॉब्लम पे हम टीम वर्क कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। जी ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम जी। रितु साहू का भी हैंड रेज है। रितु साहू, आपने हैंड रेज किया है। वंदना उसरेठे ने भी हैंड रेज किया। वंदना उसरेठे, पूछिए, आप कुछ पूछना है तो। रितु आप पूछ रहे हैं कुछ? वंदना पहले वो करिए, आप अनम्यूट कीजिए। वंदना अनम्यूट कीजिए पहले बेटा। सर जी। सर नमस्ते। जी नमस्ते जी। जी सर, जैसे कि अभी सर ने आपसे जो बात की उसी के सब्जेक्ट में मेरा क्वेश्चन है कि आप जिस सब्जेक्ट की कर रहे हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, इसकी जो मेथोडोलॉजी होती है, और मैं जूलॉजी सब्जेक्ट से हूँ, तो हमारी जो मेथोडोलॉजी होती है, तो हम इन बाकी सब्जेक्ट से अपने सब्जेक्ट की मेथोडोलॉजी को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? ये कनेक्ट हो सकती है? हाँ, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। जैसे आपका सोशल साइंसेस आपको सोसाइटी की प्रॉब्लम बताते हैं, और जो सोसाइटी की प्रॉब्लम बताते हैं, प्रॉब्लम को जब आप आइडेंटिफाई करते हो तो आपकी जो मेथोडोलॉजी है, जैसे अब आपको कहें कि जैसे जितनी भी बीमारियां हैं, कम्युनिटी मेडिसिन है, तो कम्युनिटी मेडिसिन को कम्युनिटी में कैसे पहुंचाना, वो सोशल साइंसेस का आप जूलॉजी के साथ इंटीग्रेशन करते हो। कम्युनिटी मेडिसिन कैसे, फिर जो मेथड है लोगों को वो मेडिसिन देना, तो इनको जो मेथोडोलॉजी है उसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो। इंटीग्रेट कर सकते हैं। जी सर जी, थैंक यू। सिद्धांत ध्रुवे कुछ पूछना चाह रहा था। जी सर। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि सर इसके रिकॉर्डिंग क्लासेस अवेलेबल हो जाएगी ना, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि हमारे गांव तो नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तो सर वो चीज के लिए बोल रहे हैं। हम वो ये मंच सही नहीं है सिद्धांत, है ना, ये वाले ऐसे प्रश्न करने का। भी केवल हमारा बहुत प्रीशियस टाइम है हमारे रिसोर्स पर्सन का, है ना। ये वाले प्रॉब्लम आप जब सर क्विट हो जाएंगे उसके बाद बात करिए। अभी सिर्फ सर का जो लेक्चर था उसके प्रकाश में अगर कुछ पूछना है, सहाय अकराम। ठीक है सर, थैंक यू। जी सर, नमस्कार सर। हाँ पूछिए। नमस्कार जी। सर जैसे सोशल साइंस की अगर हम बात करते हैं सर, तो इसमें अगर एक ही रिसर्च प्रॉब्लम है लेकिन अलग अलग व्यक्ति इसमें रिसर्च करते हैं, तो इसका कंक्लूजन सेम निकले, इसकी क्या मतलब प्रासंगिकता है या फिर पॉसिबिलिटी है सर? इसके बारे में जानना चाहता था। थैंक्स। ये अगर मान लीजिए प्रॉब्लम एक है और रिसर्च करने वाले अलग अलग विषय के हैं, तो कंक्लूजन की पॉसिबिलिटी एक बहुत कम है। ठीक है, क्यों? नहीं सर, सेम ही सब्जेक्ट के रिसर्च स्कॉलर है और एक ही प्रॉब्लम रिसर्च कर रहे हैं, तो कई बार क्या होता है व्यक्ति से है, इसका परिणाम भी परिवर्तित हो जाता है सोशल साइंस में, तो क्या एक ही निष्कर्ष निकलेगा? तो वो देखो, इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है। सोशल साइंसेस की एक समस्या होती है उसके अंदर बायसनेस। ठीक है, अगर एकदम रेशनल क्वेश्चन बनाए और आप इसके अंदर 2-3 फैक्टर काम करते हैं कि रिसर्च कब की गई, क्या सेम लोगों पे थी, क्या टाइम सेम था, तो ये फैक्टर यहाँ पे रोल प्ले करेंगे। तो थोड़ा वेरिएशन आ सकता है, सेम नहीं आ सकता। वेरिएशन सोशल साइंसेस में पक्का वेरिएशन आएगा। और ये एक्सेप्टेबल भी रहेगा सर? हाँ, वो तो सोशल साइंसेस का तो एक्सेप्टेबल रहता ही है। आप एक व्यक्ति से एक ही प्रश्न अलग अलग समय में पूछोगे तो जवाब अलग अलग आएंगे। बिल्कुल।
जी सर, जी सर, थैंक यू सर। हाँ जी। भाग्यश्री आपका हैंड रेज है बेटा, अनम्यूट करो पहले। जी सर। जी सर, इसी बारे में मैं क्वेश्चन करना चाह रही थी कि जैसे अगर हम सेम रिसर्च प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं और अलग अलग हमारा पर्सपेक्टिव है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी रिसर्च सेम निकल सकती है किसी न किसी हाँ, पॉइंट में, एक जैसा निकल- हमारा हो सकता है, तो सर क्या वहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगी, कोई नहीं प्लेजरिज्म नहीं जैसा कुछ नहीं नहीं, ऐसा कुछ हो नहीं सकता है? हो सकती है। हाँ, बहुत ही कम वेरिएशन के साथ एक जैसी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। और उसमें प्लेजरिज्म का कोई चक्कर इशू नहीं होगा, हाँ क्योंकि सबके अपने अपने प्राइमरी डेटा है, सबके अपने अपने यस यस, हाँ जी सर, क्योंकि प्रॉब्लम ऐसी है, अगर दोनों ही रिसर्चर सेम प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं, अगर डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी है, तो भी कहीं ना कहीं एक से रिजल्ट आ सकते हैं। तो इसी पे क्वेश्चन था सर मेरा। नहीं नहीं, वो तो आ सकते हैं, कोई वो नहीं। आपके डाटा अलग होंगे, आपके लोग अलग होंगे, कुछ तो वेरिएशन होगा। अगर सेम लोगों के साथ थोड़े होगा। एरिया जो आपका लोकल है स्टडी का, वो भी अलग हो सकता है, तो ऐसा तो कुछ नहीं। बशर्ते किसी की थीसिस से कट कॉपी पेस्ट ना किया गया। हाँ, एक बड़ा सर इंटरेस्टिंग एग्जांपल सुनाता हूँ मैं आपको कि एक बार एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक रिसर्चर ने दूसरे रिसर्च पे आरोप लगाया कि इसने मेरी थीसिस से कॉपी कर लिया। तो बाकायदा रिसर्च कमेटी बैठी, तो बाद में पता चला कि एक तीसरा ही बंदा था, उसकी रिसर्च थी और उससे दोनों ने कॉपी किया था। तो भाग्यश्री, इससे बचना है बेटा, है ना? हाँ, तो आप जी है ना सर, जी। रिसर्च के अंदर प्लीज अपने ओरिजिनल आइडिया, इनोवेटिव आइडिया और प्लेजरिज्म से बचिए, तभी हम क्रिएटिविटी की तरफ जा सकते हैं। और सर ने एक और बहुत आसान कर दी एक चीज, कि जरूरी नहीं है कि बहुत बड़े और बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आप सोचो। आप बहुत स्पेसिफिक प्रॉब्लम पर रिसर्च करोगे तो ज्यादा एग्जैक्ट रिजल्ट, ज्यादा स्पेसिफिक रिजल्ट और ज्यादा फ्रूटफुल तुम्हारा रिसर्च होगा। सर ने तो आज कितना आपको क्लियर कट कह दिया इस बात को, कि बहुत हमको अभी न्यूटन और आइंस्टीन जैसे नहीं सोचना है, हमको तो बिल्कुल एक बहुत छोटी सी स्पेसिफिक प्रॉब्लम जिसको डेप्थ में जाके हम कर सकें, उस तरीके से वो करना है। अनुग्रह जी पूछिए अनुग्रह जी। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग सर। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि किसी पर्सनल टॉपिक पे जो हमारा सब्जेक्ट है, जैसे मैं केमिकल साइंस से हूँ, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च पे ना जाते हुए अगर हम एक फिक्स टॉपिक पे फोकस करते हुए अगर रिसर्च कर रहे हैं, तो सर उसमें ज्यादा बेनिफिट है, या फिर हम इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च पे कर रहे हैं तो उससे ज्यादा पब्लिक को फायदा होगा? देखो, आपने अपने इंडिविजुअल डिसिप्लिन में रिसर्च किया, आज हम इंटरडिसिप्लिनरी की तरफ क्यों आ रहे हैं कि हमने आइसोलेशन में रिसर्च की, और आपकी रिसर्च अगर एप्लीकेबिलिटी नहीं है तो ऐसी रिसर्च का क्या फायदा। तो कहने का मतलब है इंटरडिसिप्लिनरी जो रिसर्च है वो अप्लाइड फॉर्म में होती है, लोगों के लिए फायदा होता है। और आइसोलेशन में की हुई रिसर्च का ठीक है, आपने रिसर्च किया, आदमी उस रिसर्च के जो रिजल्ट निकले किसी एंगल पे वो लागू कर दिया, पर क्या वो सोसाइटी के लिए ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाती जितना अगर कोलैबोरेट होके इंटरडिसिप्लिनरी करते हैं, तो उसका जो एक्सपेंशन है, एप्लीकेबिलिटी है, वो बहुत वाइड होती है। थैंक यू सर। और इसमें देखिए ना, नोबेल laureate जो हैं केमिस्ट्री में, मान लो उनको मिल रहा है ना, या साहित्य, कितना उनका वो रहता है, 3-3, 4-4 लोग अलग अलग स्ट्रीम के, अलग अलग फील्ड के होते हैं, और फिर वो कितना एक अच्छी चीज प्रोड्यूस करते हैं। अलग अलग कंट्री के होते हैं सर, अलग अलग कंट्री के होते हैं, अलग अलग फील्ड के होते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड होता है, फिर रिजल्ट निकलता है कोई अच्छा। बिल्कुल, वही जानना चाह रहा था। थैंक यू सर। तो अब मैं समझता हूँ कि सारे लोगों की जिज्ञासाएं शांत हो गई होंगी, कि किसी का और कोई प्रॉब्लम। मैं लास्ट क्वेश्चन और लेना चाहता हूँ, अगर कोई करना चाहते हैं तो, नहीं तो मैं फिर अपनी बात को प्रारंभ करूं। सर, आपने एक बहुत ही वैसे कॉम्प्लिकेटेड विषय को बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को, हमारे शोधार्थियों को ये बतलाया, और मैं प्रार्थना मेहरोलिया से निवेदन करूंगा कि वो थैंक्स के लिए अपना वो करें। Thank you so much. Good morning. वॉइस आ रही है?
आवाज आ रही है तुम्हारी? हेलो हेलो, हाँ जी, आ रही है, आवाज आ रही है। डॉक्टर नीलचंद गोलिया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने आज हमें इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च के बारे में बताया कि विभिन्न आयामों को समायोजित करके हम कैसे रिसर्च कर सकते हैं। मल्टी डायमेंशनल अप्रोच को हम कैसे अपने रिसर्च में अप्लाई कर सकते हैं। सर मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही है। जी, थैंक यू सो मच सर। सर ने बहुत सारे इसके डायमेंशन बताए कि पहले सिंपल जो अप्रोच होता है वो कैसे होता है, मल्टी डिसिप्लिनरी कैसे होता है, क्रॉस डिसिप्लिनरी कैसे होता है और इंटर डिसिप्लिनरी कैसे होता है, और लास्ट में सर ने एक वर्ड यूज किया था ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच। तो इंटर डिसिप्लिनरी जो अप्रोच है ये मोर कॉम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग, इनोवेशन एंड न्यू नॉलेज पे बात कर रहा है। जैसे हम प्रेजेंट में अलग अलग स्ट्रीम से जुड़े हुए हैं, जैसे मेरा पॉलिटिकल साइंस है, किसी का ज्योग्राफी होगा, किसी का इतिहास होगा, तो ये भी एक मल्टी डायमेंशन अप्रोच का ही हम एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे सर ने इसमें बताया था कि आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम जब हम कर रहे हैं तो उसमें दोनों डायमेंशन आ रहे हैं। पहला हम स्पेसिफिक भी जा पा रहे हैं और दूसरा हम फ्लेक्सिबल में भी जा पा रहे हैं। मेजरेबल भी है ये, और डेडिकेशन एंड कोलैबोरेशन भी इसमें आ रहा है। और जैसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जैसे अगर हम रिसर्च कर रहे हैं और अगर हम सिर्फ सिंगल अप्रोच लेके अगर हम जाते हैं, जैसे एग्जांपल मैं लूं कि सोशल जो या फिर वुमेन एम्पावरमेंट का, जैसे मैं सिर्फ एक डायमेंशन फॉलो करूं कि सोशल इम्पैक्ट क्या है, तो इसका जो आगे चल के पॉलिसी फॉर्मुलेशन में ज्यादा यूज नहीं हो पाएगा। रादर देन मैं ये यूज करूं कि मैं वुमेन एम्पावरमेंट के जो प्रयास है उसमें सामाजिक आयाम भी ले सकूं, राजनीतिक आयाम भी ले सकूं और मल्टी डायमेंशन वे में उसको ले जाऊं, तो वो जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन होगा वो ज्यादा बेस्ट होगा गवर्नमेंट के लिए। जैसे आप सभी को नॉलेज होगा कि अभी हमारे देश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी चल रही है, तो साइंस फील्ड का जो विद्यार्थी है वो इतिहास और जो मैथ्स है उसके साथ भी कॉम्बिनेशन बना के स्टडी कर सकता है आगे। तो ये हमारी गवर्नमेंट भी इसको फॉलो कर रही है कि जो अलग अलग आयाम है, मल्टी डायमेंशनल जो आयाम है उसको हम यूज करें। और सर ने एक बहुत अच्छा एग्जांपल लिया था क्रॉप का, तो क्रॉप आ तो एग्रीकल्चर में रहा है पर उसमें साइंस भी आ रहा है, तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी क्रिएटिविटी हम कह सकते हैं। और कैरेक्टरिस्टिक्स में हम जॉइंट वर्क देख सकते हैं, इसमें न्यू नॉलेज हमारे सामने आ रहा है, न्यू डिसिप्लिन पे बातें हो रही हैं और बाउंड्रीज जो है वो ब्लर्डेड हो रही हैं इसमें, और गैप कम हो रहा है, रैशनैलिटी भी आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें रिसर्च में अगर मल्टी डायमेंशनल अप्रोच का हम प्रयोग करते हैं तो हम ज्यादा प्रोडक्टिविटी से काम कर पाएंगे। तो लास्ट में सर थैंक यू सो मच रिस्पेक्टेड नीलचंद गोलिया सर, thank you very much for this detailed and enlightening discussion. Your insights will certainly helpful in advancing our research. We are grateful for the guidance and suggestions you provide. Thank you for your valuable time and thoughts. Today's meeting was very useful and has given a new direction to our PhD work. So thank you so much, sir. We are thankful for the lecture and clarification you provide. So thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you so nice of you, राजेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये मौका दिया इन शोधार्थियों से इंटरेक्ट करने का। सर अगले हफ्ते कुछ टाइम और शेड्यूलिंग और इंटरव्यू पर आपको एक बार और परेशान करूंगा। आपकी सुविधा और आपका समय अगले हफ्ते। ठीक है जी, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है सर, ओके। सभी शोधार्थी जो हैं वो मतलब कोशिश ये कीजिए कि इस तरीके से आप लोग इंटरेक्टिव मोड में और ज्यादा से ज्यादा चीजों को वो करिए। और मैं चाहता हूं कि सारे डिसिप्लिन वाले जब जिनको लगता है कि देना चाहते हैं तो बिल्कुल वो थैंक कीजिए। उससे हम लोगों को आपने क्या लेक्चर में अंडरस्टैंड किया, किस तरीके से आवाज नहीं आ रही, वो बहुत आसानी से हमको समझ में आ जाएगा। तो
मैं आप सब लोगों को आज इसके अलावा, अब लेक्चर के अलावा और कोई आप लोगों को ऐसी कोई बात करनी है, कुछ करना है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक प्रियांशी का हैंड रेज है। प्रियांशी कुछ पूछना चाहती है बेटा? प्रियांशी जी सर। तड़वे जी, क्या बेटा क्या पूछना चाहती है? सर मुझे यूनिवर्सिटी के रूल से संबंधित सवाल करना था। बताओ कि बेटा। सर अगले महीने सर मुझे ज्वाइनिंग करनी है बैंक पीओ में, तो हाँ। सर मैं जॉब के साथ साथ पीएचडी कंटिन्यू कर सकती हूँ? ये बेटा दो बातें हैं। एक तो तुम बैंक अगर ज्वाइन कर रही हो तो ऑब्वियसली छिंदवाड़ा ज्वाइन नहीं कर रही होगी, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट में, है ना? पहला तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा, तुमको स्टडी लीव मिलेगी क्या, तुमको बैंक से पूछना पड़ेगा। तो फर्दर स्टडीज के लिए स्टडी लीव मिलेंगी क्या, तुमको पूछना पड़ेगा पहले। जी सर। ठीक है बेटा, तो तुम अपना वहां से पूछो, तब तुमको ज्यादा बेटर। हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है पीएचडी में रजिस्ट्रेशन करने में, मगर तुमको क्या वहां से 200 दिन का अवकाश मिलेगा, क्योंकि तुम अभी ज्वाइन कर रही हो। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो क्लियर करके, बैंक तुम्हारा जो मैनेजमेंट है उसे क्लियर करके ही तुम फीस पे करना, मेरा सजेशन। बाकी तुम जाकर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर जेके वाहने साहब या निशा जैन मैडम से एक बार बातचीत कर लेना, वो ज्यादा बेटर तुमको बताते। जी सर। मधु चौधरी, कुछ आपका हैंड रेज है, कुछ विशेष? मिश्रा सर नमस्ते, गुड मॉर्निंग जी सर। आपने बहुत ही अच्छा बताया और हमारे नेमीचंद सर ने भी। तो मैं सर एक जानना चाह रही थी आपसे कि जैसे कि अंतर विषयक शोध के बारे में सर ने बताया कि 2-3 सब्जेक्ट को मिलाकर हम इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च कर सकते हैं। तो सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि पॉलिटिकल साइंस और केमिस्ट्री को मिलाकर नहीं, ये आपने गलत व्यक्ति से गलत सवाल पूछा है। मैं जब रिसोर्स पर्सन थे तब आपको उनसे पूछना था। मैं उनका ईमेल एड्रेस आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वो उनसे पूछना, क्योंकि वो उनका विषय है। ओके सर, मैं थैंक यू। आपने गलत व्यक्ति से गलत सवाल पूछा, मैं उसके लिए सही व्यक्ति नहीं हूँ। जी सर, तो आपसे मैं ये पूछना चाह रही थी सर, फीस जमा करने के लिए आज जैसे वो हमसे मांगा जा रहा था गाइड का, तो आज जमा हो जाएगी सर? वो ऑप्शन मैंडेटरी नहीं है, वो उसको ऑप्शनल कर दिया है, आप उसके बगैर भी भर सकते हैं। जी ओके सर, थैंक यू। हनी कुछ पूछना है बेटा? हनी को कुछ पूछना है? सर इस जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है, इसका कोई सिलेबस होता है फिक्स्ड? हाँ बिल्कुल सिलेबस है। मैं आज निशा जैन मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपके यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर रिसर्च मेथोडोलॉजी का सिलेबस और जो कंपलसरी है, 3 आपके कंपलसरी है, रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स और रिसर्च मेथोडोलॉजी और कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये 3 के मैं कोशिश करूंगा कि सिलेबस आज डलवा दूं बेटा। हाँ सर, वो कंटेंट का थोड़ा नॉलेज हो जाएगा। ठीक है बेटे, ठीक है। और जी खुशहाल, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? आपका हैंड रेज है। भावना नागेंद्र, भावना नागेंद्र। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। कर दिया। हाँ भावना पूछो बेटा, क्या सर, पूछना है? जी सर, मेरा एक क्वेश्चन था सर। एक्चुअली मैं फॉर्म भर रही थी, तो सर मेरा जो रजिस्ट्रेशन हुआ है भावना सोन नाम से हुआ है, क्योंकि 10वीं में मेरा भावना सोन नाम है और शादी के बाद मेरा जैसे चेंज हुआ है नागेंद्र। तो सर वो मेरे गलती से हिंदी में मैंने नागेंद्र डाल दिया है, तो सर वो एडिट हो पाएगा क्या? नहीं, आप पहले ये बताइए कि आप किस नाम से डिग्री चाहती हैं? भावना नागेंद्र के नाम से चाहती हैं या आपका मैरिज के बाद के नाम से चाहती हैं? जी सर, एक्चुअली वो भावना सोन मेरा 10वीं में डाला है, तो मैंने सभी डॉक्यूमेंट्स वही लगाए थे, इस वजह से मैंने सोन ही डाला था उसमें। आप एक वो दे दीजिए, क्या कहते हैं, एफिडेविट दे दीजिए कि मेरा जो बाकी सब मेरे टेस्टिमोनियल्स में नाम ये है और मेरा विवाह उपरांत ये नाम हो गया है और मेरा इस नाम से पढ़ा जाए, ऐसा करके आप दे दीजिए। जी सर, तो वो ऑनलाइन सर मिस्टेक हो गया है। इंग्लिश में तो सोन डाला है, लेकिन हिंदी डालते समय मैंने गलती से नागेंद्र डाल दिया है, तो सर वो एडिट हो जाएगा? आप एक एफिडेविट में जब देंगे ना, तो दोनों चीज। जी सर, एफिडेविट सर मैंने डॉक्यूमेंट्स में लगाया भी है। ठीक है सर। हाँ ठीक है जी सर, मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगी। थैंक यू सर। मैडम कुछ कह रही हैं, भावना, निशा जैन मैडम कुछ कह रही हैं, सुनो जरा। जी मैम। एडिट ऑप्शन चालू है, आप जैसे एडिट ऑप्शन भी चालू है भावना मैडम कर लीजिए, है ना? भावना हेलो। जी सर, एडिट ऑप्शन चालू है मैडम कह रही हैं, आप एडिट कर लीजिए आप। अच्छा सर, हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर। ऑनलाइन पे जाके एडिट कर लीजिए। ठीक है। दुर्गेश जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर मैं पूछना चाह रहा था कि जो पीडीएफ और पीपीटीज है वो अवेलेबल हो जाएंगे, जो अभी अपने प्रीवियस सेशंस हुए? रिसोर्स पर्सन जैसी दे रहे हैं हम उसको विश्वविद्यालय को प्रोवाइड कर ले रहे हैं, मैडम उसी पे काम कर रही हैं।
एक्चुअली मैम अपने रूटीन वर्क के अलावा इसमें हमको हेल्प कर रही है, इसलिए जैसे वो होगा हम सब कुछ आपको प्रोवाइड कर देंगे। कुछ भी हिडन नहीं है, हिडन पार्ट कुछ भी नहीं है। ओके सर, थैंक यू सर। जी, और कोई है? रितु सर मेरा एक क्वेश्चन। अनुराग पूछिए। हेलो जी हाँ, सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि बहुत सारे लोग सर प्राइवेट या गेस्ट फैकल्टी में जॉब कर रहे हैं। हाँ। तो सर अभी जैसे ऑफलाइन क्लासेस 10 डेज की है, तो उसके बाद और रहेगी सर या फिर? नहीं 10 डेज नहीं, ऑफलाइन क्लासेस ही आपकी 70% क्लासेस हम कोशिश कर रहे हैं कि ऑनलाइन ही हो। जी जी जी, तो सर जॉब कंटिन्यू रख सकते हैं क्या, ये जानना चाह रहा था सर। नहीं, वो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आप अपने जो भी आपका एम्प्लॉयर है उससे आप परमिशन आपने लिया है, ये आप देख लीजिए, क्योंकि आपको सर 200 दिन, सुन लीजिए, 200 दिन आपके रिसर्च सेंटर में आपकी अटेंडेंस कंपलसरी है। जो ऑर्डिनेंस 11 की, जो पीएचडी ऑर्डिनेंस 11 नंबर का, उसके अनुसार आपकी कम से कम 200 दिन अटेंडेंस जरूरी है आपके रिसर्च सेंटर में। क्या वो आपके पास उतनी छुट्टियां हैं या आपका एम्प्लॉयर आपको उतनी छुट्टी दे पाएगा, वो आप देख लीजिए। सर इसका टाइम ड्यूरेशन कितना है? टाइम ड्यूरेशन के अंदर 200 डेज चाहिए? 2 साल के अंदर आपको। जी जी जी। साक्षी पांडे, मैथमेटिकल साइंस। साक्षी कुछ पूछना चाहिए बेटा? यस सर। सर मैंने जो फॉर्म फिल करी हूँ उसमें मेरा जो नाम है आफ्टर मैरिज साक्षी पांडे हो गया है, पहले साक्षी तिवारी था। डॉक्यूमेंट में पूरा साक्षी तिवारी है, लेकिन फॉर्म में साक्षी पांडे, तो उसके लिए मेरे को कुछ एफिडेविट लगवाना पड़ेगा? नहीं, अगर आप अपनी डिग्री में साक्षी पांडे नाम चाहती हैं, यस सर, तो एक एफिडेविट दे दीजिए बेटा कि मेरा विवाह के पूर्व ये नाम था, विवाह के बाद ये इसके नाम से में पढ़ा जाए, दैट्स ऑल। यस सर, थैंक यू सर। चलिए, राज भाटिया का हैंड रेज है। जिनकी क्वेरीज नहीं है वो जा सकते हैं? सभी लोग जा सकते हैं, मुझे भी जाना है, मुझे भी कॉलेज ही निकलना है ना। कोई नहीं। राज भाटिया कुछ पूछना चाह रहे हैं? तुम्हारा म्यूट करो, प्रार्थना म्यूट करो, तुम्हारा बहुत डिस्टर्बेंस है पंखे का। राज भाटिया जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, हैंड रेज है आपका। हिमांशु हिवरे। सर गुड मॉर्निंग सर, हिमांशु हिवरे, फिजिक्स सब्जेक्ट सर मेरा। कौन सा सब्जेक्ट? फिजिक्स है सर, फिजिक्स। हाँ फिजिक्स, जी बोलिए हिमांशु। सर मेरा क्वेरी ये था सर कि जो फॉर्म भरते समय जो प्रपोज गाइड का ऑप्शन है, तो सर उसमें क्या फिल करना है सर? क्योंकि वो आप लगता है सिर्फ ज्वाइन होके सो गए थे, आपने कहीं घूम रहे थे। 50 बार इस चीज को बता चुके हैं कि वो ऑप्शन अब वो हो गया मैंडेटरी से ऑप्शनल हो गया है। आपने इस चीज को सुना ही नहीं, केवल आप ज्वाइन होके सोते रहे या आप कहीं घूमते रहे। और कोई कुछ पूछना चाह रहा है? खुशहाल तुम्हारा हैंड रेज है। जी सर, मैं पूछना चाह रहा था सर, कोर्स वर्क के बाद क्या यूनिवर्सिटी ट्रांसफर हो सकती है?